रिकॉर्डिंग चालू हो गई। चलिए, अभी आप स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ चलिए। हाँ जी, नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा विषय है वो है जैन दर्शन में प्रमाण। ठीक है, अब जैन दर्शन में प्रमाण इस विषय पे सबसे पहले बात करने के पहले थोड़ी सी भूमिका मैं आपको बता दूं कि जो ये प्रमाण है ये न्याय शास्त्र का विषय है। न्याय शास्त्र एक प्रकार से ऐसा शास्त्र है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आज के कुछ युवाओं को वो थोड़ा कठिन लगता है और वो उसे ये समझते हैं कि ये तो अनावश्यक है और ये तो एक प्रकार से स्वयंमत मंडन और परमत खंडन के लिए जरूरी है, ऐसा उनकी मान्यता है। लेकिन सच में देखा जाए तो ऐसा नहीं है। न्याय शास्त्र का सिर्फ इतना काम नहीं है कि वो स्वयंमत मंडन करे और परमत खंडन करे। दरअसल बहुत पहले से, प्राचीन काल से ऐसी परंपरा है कि वाद विवाद होता था। कई प्रकार के जो है दर्शनों के बीच, दार्शनिकों के बीच इस प्रकार के वाद विवाद होते रहे हैं, जिनसे वे आपस में एक दूसरे की बात का खंडन करते थे, अपनी बात को ही सर्वोपरि बताते थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बल्कि सही तत्व के निर्णय के लिए, सही वस्तु स्थिति को जानने के लिए, परीक्षा प्रधानी बनने के लिए इस न्याय शास्त्र को जानने की बहुत जरूरत है। प्रमाण को जानने की जरूरत है। प्रमाण क्या है, प्रमाण का फल क्या है, प्रमाण का उद्देश्य क्या है, प्रमाण के कितने भेद हैं, ये सब जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखो, ये प्रमाण के जो पर्यायवाची नाम है वो क्या क्या हैं, जरा एक दो नाम मैं आपको बता देता हूं। प्रमाण के, हम प्रमाण को और भी कई शब्दों से अभिहित कर सकते हैं, कह सकते हैं, जिनमें देखिए परीक्षा, परीक्षा भी कह सकते हैं। न्याय शास्त्र को, न्याय विद्या को क्या क्या शब्दों से कह सकते हैं? परीक्षा, अनवीक्षा, परीक्षा कह सकते हैं, अनवीक्षा कह सकते हैं, अनवीक्षिकी कह सकते हैं, युक्ति कह सकते हैं, समीक्षा कह सकते हैं, तर्क विद्या कह सकते हैं, वाद विद्या कह सकते हैं, हेतु विद्या कह सकते हैं, और हेतु मार्ग या हेतुवाद ये भी कह सकते हैं। न्याय तो कहते ही हैं, नीति भी कहते हैं, औचित्य भी कहते हैं, विवेक भी कहते हैं, विचार भी कहते हैं, चिंतन भी कहते हैं, इत्यादि अनेक सारे नाम है इस न्याय विद्या के। ये न्याय विद्या हमें किसी प्रकार की वाद विवाद में पढ़ने की शिक्षा नहीं देती है, अपितु सही वस्तु स्थिति को जानने की प्रेरणा देती है, ऐसे अनेक आचार्यों ने कहा है। देखो, वाद विवाद अलग चीज है और परीक्षा अलग चीज है। परीक्षा में और वाद विवाद में बहुत बड़ा फर्क है। जितना फर्क स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में है, स्वच्छंदता अच्छी नहीं मानी जाती लेकिन स्वतंत्रता अच्छी मानी जाती है, उसी प्रकार जो परीक्षा करना बहुत सही चीज है, लेकिन वाद विवाद करना उचित नहीं है। ईर्ष्या और स्पर्धा में जो अंतर है, प्रकाश और अंधकार में जो अंतर है, उतना ही बड़ा वाद विवाद और परीक्षा में अंतर है। ऐसे बहुत सारे आचार्यों के कथन है मेरे पास, समय का अभाव है, फिर भी मैं थोड़ी सी बात करके फिर आगे बढ़ता हूं। ये न्याय विद्या हमें कहती है कि मेरा सो खरा कहना छोड़ दो। फिर से बोलता हूं, मेरा सो खरा ये कहना छोड़ दो और खरा सो मेरा ये कहना शुरू कर दो। समझ में आई बात? जो सत्य है मैं उसका पक्षग्राही हूं, मैं जिसका पक्षग्राही हूं वही सत्य है, ऐसा कहना बंद कर दीजिए। यानी कि सही वस्तु स्थिति जो रहेगी मैं उसके समर्थन में हूं, ना कि मैं जिसका समर्थन करता हूं वही ठीक है। समझ में आई बात? शंकराचार्य ने भी कहा, बुद्ध जनई वाद परित्यज्यताम, यानी कि आचार्यों और विद्वानों ने वाद विवाद को निंदनीय बताया है। कहा है कि इनको वाद विवाद में नहीं पढ़ करके सही वस्तु स्थिति को जान लेना चाहिए। ऐसे ही विचार आचार्य कुंद ने भी कहे हैं कि नाना जीवा नाना कर्म, इस दुनिया में अनेक प्रकार के जीव है, उनके अनेक प्रकार के कर्म हैं, अनेक प्रकार के उनके विचार हैं, इसलिए परस्पर वाद विवाद करना ठीक नहीं है। इस प्रकार की और भी कई बातें हैं, लेकिन अभी जाने दीजिए, आगे हम अपने विषय पर आए। ये जो न्याय है वो न्याय शास्त्र के बारे में जैन दर्शन की एक छोटी सी परिभाषा, यहीं से बात शुरू करते हैं एकदम, यहाँ से मूल विषय प्रारंभ होता है कि न्याय किससे कहते हैं।
तो इसके लिए एक छोटा सा सेंटेंस है, प्रमाण नयात्मको न्यायः। फिर से बोल देता हूं, प्रमाण नयात्मको न्यायः। यदि आप लोगों को कोई तकलीफ हो, बीच में कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, तो आप बीच में ही पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को बताने में। यदि मान लीजिए कोई शब्द मेरा आपको कठिन लग रहा है, तो आप मुझे बताएंगे तो मैं उसको लिख करके भी आपको दिखा सकूंगा, है ना। तो इस प्रकार से आप पूछ लेना। प्रमाण नयात्मको न्याय, ये परिभाषा, यानी जैन दर्शन में न्याय के लिए कहा है कि न्याय कैसा है कि प्रमाण और नय इन दोनों से सहित है। प्रमाण किसे कहते हैं कि सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। जैन दर्शन में प्रमाण की जो परिभाषाएं प्राप्त होती है वो दो परिभाषाएं प्राप्त होती है। अभी आएगा, मैं दोनों ही परिभाषा बताऊंगा। एक परिभाषा तो अभी बता दी मैंने आपको, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। फिर से बोल देता हूं, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। प्रमाण क्या है? समग्र वस्तु को जानना, वो प्रमाण है। नय क्या है? वस्तु के एक अंश को जानना, वो नय है। तो एक अंश को जानना नय है और सर्व वस्तु को जान लेना वो प्रमाण है। ये दोनों ही न्याय शास्त्र के विषय हैं और यहीं से ये प्रमाण और नय, यहाँ से जो प्रमाण और नय ये दो बातें हैं, उनमें से आज हमारा जो विषय है वो प्रमाण है। ठीक है, प्रमाण मतलब वस्तु को जानना, किस तरह से जानना, क्या करना। ठीक है, तो ये जानना है प्रमाण और नय, ये किस पद्धति से होता है कि इसकी तीन पद्धतियां बताइए। पहली पद्धति है उद्देश्य, दूसरी है लक्षण निर्देश और तीसरी है परीक्षा। ये तीन प्रणालियों के माध्यम से हमें किसी भी वस्तु का सही ज्ञान होता है। ठीक है, फिर से देखिए, पहली बात है उद्देश्य। उद्देश्य नहीं बोला मैंने, हाँ फिर से देखिए, उद्देश्य चीज अलग है, उद्देश्य मान ऑब्जेक्टिव्स है, वो वाला नहीं। उद्देश्य, उद्देश्य का मतलब होता है नाम निक्षेप, सिर्फ नाम उल्लेख करना, सिर्फ नाम बताना। जैसे कोई भी नई चीज को जानना है तो ये कहा जाता है इसको कहते क्या है, इसका नाम क्या है, हम किस नाम से जानेंगे इसको, तो वो जो उसका नाम रहेगा उसे कहते हैं उद्देश्य। ठीक है, सबसे पहले जिस वस्तु को जानना है उसका नाम पता होना चाहिए, सीधी बात है, इसी का नाम है उद्देश्य। ठीक है, दूसरा है लक्षण निर्देश। जिस वस्तु को जान रहे हैं उसका वास्तविक लक्षण क्या है। लक्षण क्यों करते हैं अपन? क्योंकि उस वस्तु की पहचान तो उसी लक्षण से होनी है। लक्षण का काम है जिस वस्तु को हमें पहचानना है उस वस्तु को अनेक विविध प्रकार की वस्तुओं के बीच में से अलग से पहचान लेना, उसको पृथक कर लेना, अनेक मिली जुली वस्तुओं के बीच में से उस वस्तु को पृथक कर लेना, अलग कर लेना। किसका आधार पर? लक्षण के आधार पर। लक्षण होता है, जैसे कई बार आप देखते होंगे कि एक क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हैं, सबने अपने अलग अलग तरीके के कपड़े पहने हुए और टीचर को मालूम ही नहीं नाम, तो वो बोले ए लाल शर्ट वाले, ऐसा। तो ये क्या हुआ? ये भी एक लक्षण है, लेकिन ये लक्षण ठीक नहीं है, क्योंकि लाल शर्ट तो आज पहनिए कल नहीं भी पहन सकता है वो, है ना। तो इसलिए लक्षण भी दो प्रकार के हैं लक्षण भी दो प्रकार के हैं। एक लक्षण को कहते हैं आत्मभूत लक्षण, दूसरा लक्षण है अनात्मभूत लक्षण। यहां अभी मैंने जो उदाहरण दिया लाल शर्ट वाला, तो लाल शर्ट वाला ये लक्षण है अनात्मभूत। अनात्मभूत लक्षण वास्तव में लक्षण नहीं है, टेम्परेरी होता है। ठीक है, आत्मभूत लक्षण है वो स्थायी रहता है, वो कभी अलग नहीं होगा, है ना जैसे अग्नि का लक्षण है उष्णता। अग्नि कैसी है कि गर्म, तो ये कैसा लक्षण है कि अग्नि के साथ सदा रहने वाला है, कभी भी अलग नहीं होगा। इसलिए इस लक्षण को कहते हैं आत्मभूत लक्षण। जो लक्षण लक्ष्य के साथ सदा बना रहे, कभी भी अलग नहीं रहे, उसे कहते हैं आत्मभूत लक्षण। और जो लक्षण लक्ष्य के साथ कुछ समय के लिए रहे, बाद में हट जाए, छूट जाए, बदल जाए, तो उसको कहते हैं अनात्मभूत लक्षण। ठीक है, तो इस तरह से वस्तु का दूसरी विधि है जानने की, लक्षण निर्देश। पहली विधि क्या बताई थी? उद्देश्य। किसी भी वस्तु का ज्ञान करने के लिए तीन प्रणालियां हैं। पहली उद्देश्य, यानी कि उसका नाम क्या है। दूसरी बात है लक्षण निर्देश, तो लक्षण पता होना चाहिए, आत्मभूत लक्षण कैसा है, अनात्मभूत लक्षण क्या है। फिर लक्षण के गुण दोष भी हैं, बहुत हैं, चर्चा लंबी है, लेकिन मैं थोड़ी संक्षेप में बताऊं, है ना। फिर तीसरी बात है परीक्षा।
परीक्षा करके भी हम उस वस्तु का ज्ञान करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 प्रणालियां हैं जिनसे हमको किसी भी वस्तु का प्रॉपर सही सही ज्ञान होता है। ठीक है, यहाँ और भी कई विस्तार में कर सकता था बात को, लेकिन मैं समझता हूँ कि संक्षेप में ही करें, क्योंकि मूल विषय अपना जो प्रमाण है जिस पर हमें ज्यादा बल देना है। ठीक है, तो अब आते हैं, ये जो प्रमाण है यानी किसी भी वस्तु का सही ज्ञान है वो कैसे होता है और इसकी जैन दर्शन के अनुसार क्या परिभाषा है, जैन दर्शन में कितने प्रमाण बताए हैं, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो हमारे भारत में विविध दर्शन है, हालांकि आपने दूसरे दर्शनों में प्रमाण क्या है वो पढ़ा होगा, मालूम नहीं मुझे, लेकिन उनमें पढ़ा होगा। तो आप देखिए, मैं आपको एक बार संक्षेप में बता देता हूं क्रम कि किस किस प्रकार कितने कितने प्रमाण माने हैं विविध दर्शनों ने। चारवाक दर्शन ने सिर्फ एक प्रमाण माना है, चारवाक दर्शन ने सिर्फ एक प्रमाण माना है, प्रत्यक्ष प्रमाण। बौद्ध दर्शन ने 2 प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। सांख्य दर्शन ने 3 प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। योग दर्शन ने 4 प्रमाण माने हैं, एक एक बढ़ाते जाइए, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और उपमान। फिर प्रभाकर, इन्होंने 5 प्रमाण मान लिए, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान और अर्थापत्ति। फिर जो है जैमिनीय मत है, इन्होंने जो है 6 प्रमाण मान लिए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, अर्थापत्ति और अभाव। ठीक है, इस तरह से ये जो थोड़ी बहुत जानकारी थी मेरे पास वो ये थी। अब इसमें से प्रश्न ये आता है कि जैन दर्शन ने कितने प्रमाण माने हैं, सबके तो बताए, लेकिन जैन दर्शन के कितने, कि जैन दर्शन ने 2 प्रमाण माने हैं, जैन दर्शन ने 2 प्रमाण माने हैं। एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है परोक्ष प्रमाण। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण, ये 2 प्रमाण माने हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा टेबल किस तरह से क्या है। देखो, मैं आपको पहले ही दिखा दूं ताकि आपको थोड़ा क्लियर रहे, क्लियर रहना ज्यादा जरूरी है। मैं आपको कुछ शेयर करता हूं, ये टेबल आप देख रहे होंगे, हाँ टेबल दिख रही होगी आपको, प्रत्यक्ष प्रमाण की टेबल है ये, सिर्फ प्रत्यक्ष की है, परोक्ष की भी अलग है, दूसरी है। देखो, प्रत्यक्ष प्रमाण में 2 भेद हैं, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष। ठीक है, सामव्यवहारिक के 4 भेद हैं, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा है। और पारमार्थिक प्रत्यक्ष के 2 भेद हैं, एक विकल्प पारमार्थिक, एक सकल पारमार्थिक। विकल्प पारमार्थिक भी वस्तु को सही सही पूरी तरह विषय बनाता है, लेकिन संपूर्ण विषयों को विषय नहीं बनाता है, जबकि सकल पारमार्थिक है वो संपूर्ण वस्तु को विषय बनाता है। ठीक है, संपूर्ण वस्तुओं को। ठीक है, इस तरह से ये प्रत्यक्ष प्रमाण के ये भेद हैं। और दूसरा परोक्ष प्रमाण आया। ठीक है, परोक्ष प्रमाण के कितने भेद हैं, कि 5 भेद हैं। जैन दर्शन में परोक्ष प्रमाण के 5 भेद हैं, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। ये जो है 5 भेद हैं। अब आपको 1-2 प्रश्न उठेंगे। क्या प्रश्न उठेंगे, कि देखो अभी हमने 6 प्रमाण गिनाए थे क्रम से विविध दर्शनों के, किसी ने 1 माना, किसी ने 2, किसी ने 3, किसी ने 4, ऐसे 6 तक गिने थे। तो अब उन 6 में से कौन कौन सा ऐसा बच गया जो जैन दर्शन ने नहीं माना है। ठीक है, तो आप सुन लीजिए, उनमें से एक तो अभाव प्रमाण आपको इधर कहीं देखने को नहीं मिल रहा जैन दर्शन के प्रमाणों में। जैन दर्शन के दोनों प्रमाणों की टेबल मैंने आपके सामने दिखाई, इसमें कहीं पर भी आपको अभाव प्रमाण नहीं दिखाना। तो ये क्या चक्कर है, देखो अभाव प्रमाण को जैन दर्शन ने स्मृति में गर्भित माना है। ये परोक्ष प्रमाण का पहला भेद देख रहे हैं आप, स्मृति, इसी में अभाव को इन्होंने सम्मिलित मान लिया है। उन्होंने कहा जो चीज है ही नहीं उसके क्या स्मृति करे, इस तरह से। दूसरा, एक उपमान आपको देखने नहीं मिल रहा है, ये उपमान को प्रत्यभिज्ञान में सम्मिलित कर लिया गया है। यूं समझ लो प्रत्यभिज्ञान में उपमान भी आ जाता है। ठीक है, एक तीसरा अर्थापत्ति, ये भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो अर्थापत्ति किधर गया, तो कहते हैं कि अनुमान में ही उसको गर्भित मान लिया है। तो देखो फिर से मैं रिपीट कर दूं अभी तक की बात को सारांश में, अभाव को स्मृति में इंक्लूड किया है, उपमान को प्रत्यभिज्ञान में इंक्लूड किया है और अर्थापत्ति को अनुमान में इंक्लूड किया है। अभी ठीक हो गया होगा।
अब सारे प्रमाण सामने आ गए हैं अपने पास में, लेकिन ये तो अभी हुए भेद प्रभेद। ये भेद प्रभेद भी मैं समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले प्रमाण किसे कहते हैं इसकी जरा थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं। देखो सबसे पहले जो प्रमाण किसे कहते हैं इसकी चर्चा जब करते हैं तो जैन दर्शन में दो परिभाषा आई है। आप चाहें तो नोट करना है तो नोट कर लीजिए। पहली परिभाषा एक ग्रंथ है जिसका नाम है परीक्षा मुख सूत्र। परीक्षा मुख सूत्र जिसको लिखा है आचार्य माणिक्य नंदी ने। आचार्य माणिक्य नंदी ने परीक्षा मुख सूत्र जो लिखा है उसमें जो परिभाषा आई है वो परिभाषा थोड़ी बड़ी है, और बड़ी है तो इसके लिए मुझे उसको लिख करके दिखाना चाहिए, क्योंकि आपको बिना लिखे शायद थोड़ी तकलीफ होगी। मैं खुद लिख करके दिखा देता हूँ। एक मिनट, थोड़ा बड़ा फॉन्ट कर लेता हूँ, आपको लिख के दिखाता हूँ। ये टेबल पूर्वार्थ दिख रहा है, बड़ा और बड़ा और बड़ा, काफी बड़ा करता हूँ, अभी दिखेगा, दिख रहा है अभी। स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम, अभी दिखा। स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम, ये परिभाषा कहाँ की है? परीक्षा मुख सूत्र की है। ये ज्यादा ही बड़ा हो गया इसलिए और आपको तकलीफ हो गई देखने में, थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ अभी दिखेगा, अब बराबर दिख रहा है। किसने लिखा है इसको? आचार्य माणिक्य नंदी। ठीक है, ये एक परिभाषा हो गई, ये पहली परिभाषा हो गई। यहाँ पर नंबर डाल दिया मैंने, ये पहली परिभाषा। अब दूसरी परिभाषा है सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। ये किसकी परिभाषा है? ये एक न्याय दीपिका नाम का ग्रंथ है, उसमें लिखी है। किसने लिखी? अभिनव धर्म भूषण यति, इन्होंने लिखी है। ग्रंथ और ग्रंथकार दोनों चीज मैंने आपको बता दी यहाँ पर सामने लिख करके। दो परिभाषाएं प्राप्त होती है, एक परिभाषा माणिक्य नंदी आचार्य की है, दूसरी परिभाषा अभिनव धर्म भूषण यति की है। अभिनव धर्म भूषण यति की परिभाषा सबसे सरल है, इजी है, एकदम आसानी से याद रहती है, उसमें कुछ झंझट नहीं है, न कोई झगड़ा है, न कोई वाद विवाद है, न कोई खंडन मंडन है, कुछ भी नहीं है। सीधा सिंपल कहा है, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। जो ज्ञान सम्यक है, सही है, वो प्रमाण है, सीधी बात है। जो सम्यक ज्ञान है वो प्रमाण, ठीक है। लेकिन जो पहली परिभाषा है वो अच्छी तरह समझने योग्य है, क्योंकि उसमें काफी कुछ छुपा हुआ है। आचार्य क्या क्या अभिप्राय रख करके ऐसी परिभाषा बनाए हैं, वो अभिप्राय मैं आपके सामने स्पष्ट करूंगा। देखिए इसमें कितने शब्द हैं, ये अपन इस शब्द को, एक मिनट, यहाँ संधि विच्छेद आप थोड़ा बहुत समझते होंगे तो मैं कर देता हूं, इसके टुकड़े कर देता हूं। स्व, अपूर्व, ठीक है, अपूर्व प्लस अर्थ, ठीक है। उसके बाद, अरे क्या हुआ, अपूर्व, अर्थ, व्यवसायात्मकम और ज्ञानम। कितने हो गए शब्द? 1 2 3 4 शब्द हो गए, 5 शब्द हो गए। ज्ञान को भी अलग कर लीजिए, ये लो 5 चीजें हो गई। पहली परिभाषा को मैंने संधि विच्छेद करके 5 भागों में विभाजित कर दिया, 5 टुकड़े कर दिए मैंने उसे, ठीक है। पहली परिभाषा में 5 शब्द हैं कुल मिलाकर, स्व, अपूर्व, अर्थ, व्यवसायात्मकम और ज्ञानम। ये 5 चीजें हैं। ये 5 चीजें परीक्षा मुख सूत्र में क्यों कही है, इसके पीछे आचार्य माणिक्य नंदी का कुछ विशिष्ट अभिप्राय है। हर शब्द के पीछे एक विशिष्ट अभिप्राय है। उनका कहने का भाव ये है कि इसमें जितने भी शब्द डाले हैं वो शब्द कुछ ना कुछ बताते हैं, और साथ में ये भी बताते हैं कि जो अन्य विभिन्न दर्शन हैं, जो जैन दर्शन से पृथक हैं, दूसरे हैं, जैन से भिन्न है, ऐसे भिन्न दर्शनों की जो मान्यता है उसको खंडन भी इसमें साथ में कर दिया गया है। किस तरह किया गया है वो मैं आपको बता देता हूं। स्व शब्द डालने से ये निश्चित हो जाता है कि प्रमाण ज्ञान अकेले पर को ही नहीं जानता है, पर माने अन्य को ही नहीं जानता, बल्कि स्वयं को भी जानता है। 2 बातें हैं। आपको कठिन तो नहीं लग रहा है? बता देना मुझे। कठिन तो नहीं लग रहा है, और इजी करना तो इजी करेंगे, है ना।
क्या है कि ये विषय ऐसा है, थोड़ा सा बौद्धिक ज्यादा है ना, बौद्धिकता इसमें बहुत ज्यादा होती है। सर प्लीज आप, रिपीट कीजिए। हाँ फिर से रिपीट करता हूँ। हाँ कॉम्प्लिकेटेड तो है थोड़ा सा, और यदि आप बोलेंगे तो थोड़ी स्पीड कम करनी है तो कम कर दूंगा, और थोड़ा एक्सप्लेन करना है तो सर प्लीज। है ना, और या फिर आपके जैसे कोर्स में जिस हिसाब से आपको तैयार करना है तो शॉर्ट में बताना है तो शॉर्ट में बता दूंगा, जैसे आप बोले वैसा। शॉर्ट में बता दीजिए सर। हाँ ठीक है, शॉर्ट में ही समझ लीजिए, लेकिन मुख्य मुख्य बातें बता देता हूँ, एक दो बातें। अभी जैसे मैंने स्व शब्द क्यों आया, स्व शब्द इसलिए आया कि कुछ दर्शन तो ऐसा कहते हैं कि जो ज्ञान होता है वो अकेले स्वयं को जानता है, और कुछ दर्शन कहते हैं कि स्वयं को नहीं जानता है, अन्य वस्तुओं को जानता है। और कुछ दर्शन कहते हैं कि स्वयं को जानता है, कुछ कहते हैं स्वयं को नहीं जानता। तो यहाँ जो स्व शब्द डाला है वो ये बताने के लिए डाला है कि ज्ञान स्व को भी जानता है, क्योंकि कई लोग नहीं मानते हैं इस बात को, है ना। जैसे आंख है हमारी, जैसे हमारी आंख है वो स्वयं को नहीं जानती है अपने आप। आंख सबको देखती है, सारी दुनिया को, लेकिन अपने आप को तो नहीं देखती है। दर्पण में देखो तो बात अलग है ना। लेकिन इसी तरह से ज्ञान स्वयं को नहीं जानता, ऐसी मान्यता वाले जो दर्शन हैं उनके खंडन के लिए यहाँ पर स्व शब्द लिखा है। दूसरा क्या है, अपूर्व। अपूर्व शब्द क्यों लिखा, अपूर्व शब्द का अर्थ है कि जो पहले से जानकारी में नहीं है, नया विषय अभी अभी जानने में आया है, तभी वो प्रमाण कहने में आएगा, अन्यथा प्रमाण कहने में नहीं आएगा। अपूर्व शब्द डालने का मतलब है कि जो ग्रहित ग्राही ज्ञान है, आपको कठिन शब्द तो नहीं लग रहा, ग्रहित ग्राही सुना है पहले कभी, ग्रहित ग्राही, इसको पर्यावरण। दूसरा शब्द भी है इसके लिए, धारावाहिक ज्ञान। धारावाहिक ज्ञान बोलिए अथवा ग्रहित ग्राही बोलिए, दोनों का एक ही अर्थ है। जो ज्ञान किसी एक वस्तु को जान लिया, फिर से उसी वस्तु को जान लिया, फिर से उसी को जान लिया, तो पहली बार जब जाना था तब ज्ञान हो गया था ना, दूसरी बार जाना तो फिर नया ज्ञान तो कुछ हुआ नहीं, है ना। इसलिए उसको बोलते ग्रहित ग्राही ज्ञान। एक ही वस्तु को, जो जानी हुई वस्तु है उसी को फिर से जानना, फिर से जानना, उससे कोई सिद्धि नई हुई नहीं है, इसलिए उसको कहते हैं कि ग्रहित ग्राही ज्ञान के निराकरण के लिए अपूर्व वस्तु का ज्ञान, पहली बार जो ज्ञान होता है उसे ही प्रमाण माना जाता है, ये बताने के लिए अपूर्व शब्द लिखा है। अभी समझ में आया दूसरा शब्द, पहला स्व, दूसरा अपूर्व। हाँ सर। तीसरा है अर्थ। अर्थ का तीसरा अर्थ ही है ना, स्व अपूर्व अर्थ। हाँ, तो अर्थ शब्द का अर्थ है कि कुछ दर्शन ऐसे हैं जो कहते हैं कि संसार माया है, वस्तु तो है ही नहीं, जो वस्तु दिख रही है वो माया है। कुछ विज्ञान अद्वैतवादी हैं, कुछ शून्यवादी हैं, तो उन दर्शनों की निराकरण के लिए जैन दर्शन ने कहा कि ये जो है वस्तु जो यथार्थ में है उसका ज्ञान करना वही प्रमाण है, जो यथार्थ में है ही नहीं उसकी क्या बात करे, है ना। तो इसलिए अर्थ शब्द भी डाला है, ठीक है। ये तीसरा शब्द हुआ। चौथा है व्यवसायात्मकम। चौथा शब्द क्या है, व्यवसायात्मक। व्यवसायात्मकम का अर्थ होता है निश्चयात्मक। निश्चयात्मक वस्तु एकदम किसी बात का निर्णय की स्थिति में पहुंचे, ज्ञान यदि निर्णय की स्थिति में पहुंचे तब तो प्रमाण कहा जाएगा, और यदि निर्णय की स्थिति नहीं आए तो फिर प्रमाण नहीं कहा जाएगा। समझ में आई बात। जैसे कुछ दर्शन कहते हैं कि ज्ञान तो निर्विकल्प है, तो निर्विकल्प है इसका मतलब उसमें कुछ निश्चितता नहीं रही, है ना। उसके निराकरण के लिए यहाँ पर व्यवसायात्मक शब्द डाला है। ये चौथा शब्द हो गया। पांचवा शब्द है ज्ञान। ज्ञान को ही प्रमाण कहा है ना। कुछ दर्शन ऐसे हैं जिन्होंने ज्ञान को प्रमाण नहीं कहा, किसी ने सन्निकर्ष को प्रमाण कहा, किसी ने कारक साकल्य को प्रमाण कहा, किसी ने इंद्रिय वृत्ति को प्रमाण कहा, किसी ने ज्ञात्री व्यापार को प्रमाण कहा। लेकिन जैन दर्शन ने कहा कि नहीं, ये सब प्रमाण नहीं है, अपितु ज्ञान ही प्रमाण है, क्योंकि वस्तु का जो यथार्थ स्थिति का पता हमें ज्ञान से चलता है, न कि इंद्रियों से। समझ में आया। इंद्रियों से देखो, हमारे को लगता ही नहीं है ये चीज, हम तो क्या इंद्रियों से जानते हैं ना, इसलिए हमको ये बात थोड़ी अटपटी लगती है, सुनने में भी अटपटी लगेगी। अरे आंख से ज्ञान नहीं होता, क्या बात करते हो, हैं। देखो, यदि आंख से ज्ञान होता तो फिर मुर्दे को भी होता। जो मृतक व्यक्ति है, शव है, उसके भी पास आंख है,
है, और आंख में शक्ति भी है तभी तो उसको डोनेट कर देते हैं, है ना, लेकिन फिर भी वो ज्ञान नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि ज्ञान ही प्रमाण है। जैन दर्शन में वस्तु को प्रमाण नहीं कहा, कारक साकल्य को प्रमाण नहीं कहा, सन्निकर्ष को प्रमाण नहीं कहा, इंद्रियों को प्रमाण नहीं कहा, अपितु किसे कहा? ज्ञान को कहा। ये पांचवा शब्द है। अभी समझ में आया? एक एक शब्द को थोड़ी समझाऊं मैं, कारक साकल्य क्या है, सन्निकर्ष क्या है, ये थोड़ी बताने की जरूरत है। वो तो बता दीजिए, नहीं तो मैं आगे स्किप कर देता हूँ, आगे चल जाता हूँ, है ना। कठिन लगता हो तो आगे बढ़ जाएंगे, है ना। सर बता सकते हो आप ये कारक साकल्य क्या है? हाँ वो एक देखिए, वर्ड खाली नहीं पता। थोड़ा थोड़ा संक्षेप में बताता हूँ, थोड़ा सा, है ना। देखो, सन्निकर्ष का मतलब होता है कि क्या बोलते हैं, इंद्रियां और पदार्थ, इन दोनों का परस्पर मिलाप होना, एकदम समीप आ जाना, सामने होना। जिस वस्तु का ज्ञान करना वो सामने आ जाए तो ज्ञान हो जाता है, सामने नहीं होती है तो नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं सन्निकर्ष, समीपता। सन्निकर्ष का वास्तविक अर्थ है समीपता। इंद्रियों के सामने वस्तु का आना वो सन्निकर्ष है। लेकिन बहुत सारी चीज ऐसी है जो हमारे पास सामने नहीं है तो भी ज्ञान होता है ना। तो इसलिए सन्निकर्ष को प्रमाण जैन दर्शन नहीं मानता। वो कहता है कि बहुत सारी चीज ऐसी है, वरना तो हम किस किस को जानेंगे, हर चीज तो सामने नहीं आ सकती है, ऐसा, ठीक है। तो सन्निकर्ष को प्रमाण नहीं मानते। कारक साकल्य का मतलब है कि जगत में ऐसा लगता है इंद्रियां भी चाहिए, आंखें होंगी तो ही ज्ञान होगा, कि चलो ठीक है आंखें हैं लेकिन आंखों पे चश्मा नहीं है तो कि नहीं चश्मा भी चाहिए। अच्छा चश्मा है फिर कि नहीं अभी अंधेरा है, अभी उजाला भी चाहिए, तो प्रकाश भी चाहिए। तो प्रकाश भी चाहिए, चश्मा भी चाहिए, इंद्रियां भी चाहिए, है, सारी चीजों का एकत्रित हो जाना उसको बोलते कारक साकल्य। अनेक कारकों का एकत्रित समूह बन जाना उसको बोलते कारक साकल्य, है ना। तो कुछ दर्शन ऐसे हैं कि अनेक चीजें चाहिए ज्ञान के लिए, लेकिन जय दर्शन कहता है कि नहीं, अनेक चीजें नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो है ज्ञान, ऐसा। क्योंकि ज्ञान होता है तो कई बार अंधेरे में भी जाते हैं हम, और हमें मालूम होती है कमरे में कौन सी वस्तु कहाँ रखी है, हम उसको उठा के ले आते हैं। अंधेरे में भी दिखता है कि नहीं? हाँ सर। बिल्ली होती है, बिल्ली को रात में दिखता है, अंधेरे में। उल्लू को भी दिखता है ना। तो इस तरह से जरूरी नहीं है कि प्रकाश होगा तो ही ज्ञान होगा, क्योंकि कुछ जानवर ऐसे हैं, कुछ चीजें ऐसी है जो अंधेरे में भी पता चलती है। कई बार बिना इंद्रिय के भी ज्ञान हो जाता है, कई बार जो है बिना चश्मे के भी हो जाता है, या चश्मा भी हो तो भी गलत ज्ञान हो जाता है, संशय भी हो सकता है ना। तो इस प्रकार से ये कई चीजें ऐसी है जिनको जैन दर्शन प्रमाण नहीं मानता, अपितु ज्ञान को प्रमाण मानता है। अभी समझ में आई? ये सिर्फ अभी तक ज्ञान, अभी तक आपको मैंने प्रमाण की परिभाषा समझाई है। अभी समझ में आया? कठिन हो गया थोड़ा, मैं फास्ट भी चल रहा हूँ और थोड़ा सा मुझे लगता है कठिन भी हो रहा है आपके लिए, लेकिन कोशिश करेंगे कि सरल, क्योंकि विषय लंबा है ना, तो थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ा रखी है मैंने, थोड़ी सी जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, लेकिन आप पकड़ने की कोशिश करना। रिकॉर्डिंग इसीलिए कर रहे हैं कि आप फिर से सुन सके इसको, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ, तो अभी इतनी समझ में आ गई बात कि जैन दर्शन में प्रमाण किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, दो परिभाषा है। पहली परिभाषा थोड़ी जटिल है क्योंकि उसमें 5 शब्द हैं, हर शब्द के पीछे कुछ अभिप्राय है। वो समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो उसको जाने दो, लेकिन परिभाषा 2 समझ लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद में प्रमाण किसे कहते हैं ये हो गया क्लियर। ज्ञान ही प्रमाण है, और ज्ञान भी कैसा? सम्यक ज्ञान प्रमाण। सम्यक होना चाहिए, मिथ्या ज्ञान होगा तो प्रमाण नहीं है। कोई रस्सी को सर्प जान ले तो प्रमाण होगा? नहीं होगा। ज्ञान तो वो भी है लेकिन वो गलत ज्ञान है। सही ज्ञान होगा तो ही प्रमाण कहने में आएगा, इसलिए सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, ये परिभाषा है, ठीक है। अभी तक सिर्फ परिभाषा हुई। किसी को कोई डाउट है, प्रश्न है, पूछना है तो पूछ लीजिए। अब मैं इसके आगे जो बताऊंगा वो भेद बताऊंगा, है। सर सम्यक यानी यथार्थ ज्ञान। यथार्थ, सम्यक यानी यथार्थ, सच्चा ज्ञान, ठीक है। सम्यक ज्ञान को ही प्रमाण कहते हैं। ये एकदम सिंपल परिभाषा है। दूसरी वाली परिभाषा एकदम सिंपल है, पहली याद नहीं रहे कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी याद रह जाएगी, एकदम इजी है। आप बीच में डिस्कस भी कर सकते हैं, कोई प्रश्न भी पूछ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरा एक प्रश्न है। हाँ, वो जो आपने बोला ना ग्रहित हाँ, ग्रहित। कभी कभी ऐसा होता है ना, एक वस्तु को बार बार देखने से या जानने से तो उसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी मिलती है, जैसे आपने बोला कि एक बार। जी बिल्कुल ठीक है। तो जब आपने नई जानकारी मिली ना,
तब वो प्रमाण होगा। फिर वापस कई समय तक नई जानकारी नहीं मिली तब प्रमाण नहीं होगा। फिर कभी नई जानकारी मिली तो प्रमाण होगा, फिर वापस फिर कई समय तक फिर प्रमाण नहीं होगा। क्योंकि जब भी पहली बार कोई नया ज्ञान हुआ है तभी प्रमाण हो गया। जब दूसरी बार वही चीज जानी, तीसरी बार वही जानी, चौथी बार वही जानी, तो वो प्रमाण नहीं कहने में आएगा, क्योंकि वहां कोई नए ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हुई है। इसलिए वो दूसरे टाइम तीसरे टाइम प्रमाण नहीं है, पहले टाइम पर ही प्रमाण है। एक ही वस्तु को जानते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब वो, जैसे मान लीजिए कोई वैज्ञानिक शोध करते हैं तो एक ही वस्तु पर बार बार फोकस करते हैं और कई समय निकल जाता है लेकिन ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। जैसे एडिसन ने बल्ब बनाया तो कितने हजारों टाइम पर वो असफल रहा, तब तक वो प्रमाण नहीं है, ठीक है। लेकिन जब वो पहली बार जब उसको पता लगा कि इसके अंदर विद्युत है तब वो प्रमाण कहा जाएगा। समझ में आया ना? ग्रहित ग्राही में भी यस सर। तू को चाहे जितनी बार जान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी ज्ञान उत्पन्न होगा तब प्रमाण कहा जाएगा, उसके पहले नहीं कहा जाएगा, ऐसा। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, अब ये प्रमाण की परिभाषा हो गई। प्रमाण किसे कहते हैं ये समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके दो भेद हैं। जैन दर्शन में दो प्रकार के प्रमाण माने हैं, एक है प्रत्यक्ष प्रमाण और दूसरा है परोक्ष प्रमाण। अभी पहले मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण बता देता हूं, ठीक है। प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि विशदम प्रत्यक्षम। एकदम सीधी एक एक शब्द की परिभाषा है। संस्कृत मीडियम से पढ़े हम लोग, तो हमने तो संस्कृत से ही याद करी थी ये परिभाषाएं। विशदम प्रत्यक्षम, ओनली एक शब्द की परिभाषा। अब विशदम माने क्या? विशदम माने स्पष्ट, क्लियर, एकदम ट्रांसपेरेंट है, साफ साफ। विशदम यानी स्पष्ट, स्पष्ट ज्ञान होगा, यथार्थ ज्ञान होगा, है, निर्मल ज्ञान होगा, उसको कहते हैं विशद ज्ञान। तो ऐसा निर्मल विशद स्पष्ट जो ज्ञान है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। और वो प्रत्यक्ष ज्ञान के भी दो भेद हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, तो क्या वर्ड बोल रहे हो आप? विशद ज्ञान, विशद। विशद, हाँ लिख के दिखा देता हूँ, यस सर, लिख दीजिए। है ना। देखो विशद ज्ञान लिख देता हूँ आपको। विशद बिल्कुल सीधा सिंपल है शब्द, विशद। एक मिनट, देखो विशद, ये हिंदी फॉन्ट में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। विशदम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ये लो सीधा, विशद ज्ञान ही प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? कि जो विशद होगा। अच्छा, परोक्ष किसे कहते हैं? देखो आपके प्रश्न से मुझे समझ में आया। अब जैसे प्रत्यक्ष की परिभाषा है ना, तो ऐसी परोक्ष की बनानी है तो क्या करेंगे? अविशदम परोक्षम। जो विशद नहीं है वो परोक्ष है और जो विशद है वो प्रत्यक्ष है। विशद माने स्पष्ट ज्ञान, जो स्पष्ट है, जो सीधे सीधे आत्मा से होता है, जिसमें इंद्रियां आड़े नहीं आती है। ये इंद्रियां है ना, हमको ज्ञान प्रॉपर होने नहीं देती। हमें लगता है इंद्रियां ज्ञान करा रही है हमको, लेकिन इंद्रियां ज्ञान थोड़ी करा रही है। इंद्रियों से तो बहुत कम ज्ञान हो रहा है। ऐसा बहुत सारा ज्ञान है जो इंद्रियों के बिना भी होता है, ठीक है। हमें नहीं होता क्योंकि अभी तो हम बहुत कर्मों से बंधे हुए हैं। जैसे जैसे कर्म शिथिल होते हैं तो सीधे आत्मा से भी ज्ञान होता है ना। मुक्त दशा में जीव मुक्त हो जाता है, कर्मों से मुक्त, शरीर से भी मुक्त। जब मुक्त अवस्था में शरीर भी नहीं होता, इंद्रियां भी नहीं होती, तो ज्ञान होता ही कि नहीं होता? होता है ज्ञान। तो कहते हैं कि वो जो विशद ज्ञान है वो सीधे आत्मा से ही होता है, उसमें इंद्रियां आड़े नहीं आती है, इंद्रियां बीच में नहीं फंसती है ना। विशद ज्ञान मतलब सीधे आत्मा से होने वाला ज्ञान। और अविशद माने जो जिसमें इंद्रियों के माध्यम से हो, कोई ना कोई साधन चाहिए, साधन के बिना होता ही नहीं। चश्मा चाहिए, प्रकाश चाहिए, पुस्तक चाहिए, है, तो वो उसको बोले अविशद। समझ में आया? तो जो अविशद होगा उसे परोक्ष कहते हैं। जिसमें कोई ना कोई साधन चाहिए तो वो परोक्ष है, जिसमें साधन नहीं चाहिए, सीधे डायरेक्ट आत्मा से है, तो वो प्रत्यक्ष है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषा हुई, ठीक है। अब इसके बाद में प्रत्यक्ष प्रमाण कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है, ठीक है। वैसे तो एक ऐसा प्रकार, कैसे समझाया जाए, एक डायरेक्ट ज्ञान है ना सर, हाँ, डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष है ना, डायरेक्ट ज्ञान। इंद्रिय से जो होता है अपने, वो अभी आंख से मैं देखूंगी, हाँ। तो वो प्रत्यक्ष है ना सर? नहीं, वो परोक्ष है। जैन दर्शन उसको परोक्ष बोलता है। जैन दर्शन के अनुसार वो परोक्ष ज्ञान है। अभी हम
जो भी ज्ञान कर रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, तो ये हमारा ज्ञान परोक्ष ज्ञान है अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। तो प्रत्यक्ष क्या होगा? हाँ, यही चीज समझाता हूँ आपको। दरअसल ये आपका जो प्रश्न है ये बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं भी इसी ओर आने वाला था अभी जस्ट। देखो, एक चीज, इसकी वजह से मुझे एक नई चीज समझाने का मन हुआ। जैसे मैंने अपनी आंखों से कोई चीज देखा है, और जगत में तो यही कहूंगा कि मैंने प्रत्यक्ष देखा। मान लो कोर्ट में मेरे को कोई साक्षी देनी है किसी चीज की, तो मैं यही कहूंगा मैंने प्रत्यक्ष देखा है अपनी आंखों से। मैंने प्रत्यक्ष शब्द बोलते हैं अपन, इंद्रियों से जानने को हम प्रत्यक्ष बोलते हैं लोक में, लौकिक दृष्टि से, लोक व्यवहार में। और लेकिन जैन दर्शन उसको परोक्ष बोलता है, उसको प्रत्यक्ष नहीं मानता है। तो अब ये जो कंफ्यूजन होता है, ठीक है, कंफ्यूजन है ये एक प्रकार का। इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए जैन दर्शन ने एक छोटा सा रास्ता निकाला, और इस ज्ञान को उन्होंने नाम दिया साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। क्या नाम दिया? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष तो बोलो, लेकिन व्यवहारिक, व्यवहार में है प्रत्यक्ष, पारमार्थिक प्रत्यक्ष नहीं है। अब देखो, मैं आपको लिख देता हूं, लिखने से थोड़ा इजी पड़ेगा, समझाता हूं। देखो, यहाँ लिखा होगा ऑलरेडी मेरे ख्याल में, एक मिनट, लिखा, यहाँ लिखा होगा, हाँ लिखा है, देखो यहाँ लिखा है साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, और दूसरा है पारमार्थिक प्रत्यक्ष। दिख रहा है ना आपको? प्रत्यक्ष के दो भेद कर दिए उन्होंने, प्रत्यक्ष के दो भेद कर दिए। एक साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है, सीधे आंखों से दिख रहा है, कानों से सुनाई दे रहा है? हम जैसे सूंघ करके देख रहे हैं, अरे मैंने खुद सूंघ के देखा था, मैंने तो खुद कानों से सुना था, मैंने तो आंखों से देखा था। प्रत्यक्ष ही बोलने में आता है वो भी। लेकिन अब इसको प्रत्यक्ष बोलें और कभी कहते नहीं बोलें, तो ये कंफ्यूजन को मिटाने के लिए उन्होंने कहा बोलो भाई बोलो, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इसको बोलो साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष। है ये परोक्ष ही, है ये परोक्ष ही, लेकिन फिर भी इसको नाम दे दिया साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष। ठीक है, अभी समझ में आया? दूसरा है पारमार्थिक प्रत्यक्ष। इसमें इंद्रियां साथ में नहीं, बिना इंद्रियों का ही ज्ञान होता है ये, है ना? ये बड़ा विचित्र ज्ञान है, अभी हमारे पास तो नहीं है ये ज्ञान, है ना? ये हमारे पास नहीं है। इसके भी दो भेद कर दिए, एक विकल्प पारमार्थिक और दूसरा सकल पारमार्थिक। ठीक है, विकल्प पारमार्थिक और सकल पारमार्थिक, ये दो प्रकार के भेद कर दिए। ये साम व्यवहारिक को मैं जरा बाद में समझाता हूँ। ठीक है, विकल्प प्रत्यक्ष में क्या होता है, एक है अवधि ज्ञान और दूसरा है मनोप्रिय ज्ञान। ये दोनों ज्ञान ऐसे हैं, तीसरा भी ले लो केवल ज्ञान, तीनों ही ज्ञान ऐसे हैं जो इंद्रियों से जानने में नहीं आते, सीधे आत्मा से ही जानते हैं। जैसे मान लो आपकी आंखें इस कमरे के अंदर की चीजें देख सकती है, लेकिन कमरे के बाहर दीवार के उस पार क्या है, यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर क्या है, क्या हो रहा है, कौन सी घटना हो रही है, इसका ज्ञान कैसे करे? तो कह रहे कि इसका जो ज्ञान होता है वो अवधि ज्ञान। ऐसे समझ में आया? अवधि ज्ञान, मनप्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये तीन ज्ञान ऐसे हैं जो इंद्रियां जितनी जानती है उसके भी आगे की चीजें जानते हैं, सीधे आत्मा से जानते हैं, है ना? अब ये तीनों को समझ लीजिए आप। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग विषय आ गया अभी थोड़ा सा, है ना? देखो, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष को तो अपन साइड में रख दो, कोई मतलब नहीं रहा, वो कहने भर का प्रत्यक्ष है, बाकी है परोक्ष। ठीक है, और वो कंफ्यूजन मिटाने के लिए एक शब्द ऐड कर दिया साम व्यवहारिक। ठीक है, इससे ये पता लगे कि ये लोक व्यवहार में प्रत्यक्ष कहने वाला ज्ञान है, बाकी है नहीं। ठीक है, इसके लिए अब जो प्रत्यक्ष में दो भेद किए हमने, पारमार्थिक प्रत्यक्ष दो भेद किए, एक विकल्प पारमार्थिक, एक सकल पारमार्थिक। ठीक, सकल पारमार्थिक इजी है, पहले उसको निपटा लेते हैं। जो इजी है, जिसका कोई भेद ही नहीं है, पहले उसको निपटा लेते हैं। ठीक है, सकल पारमार्थिक का मतलब है इस दुनिया में, पूरे लोक में, तीनों लोकों में और तीनों लोक के बाहर भी सब पदार्थों को, सब पदार्थों के सभी गुणों को, उन सब पदार्थों की सभी अवस्थाओं को, भूतकाल को, भविष्यकाल को, वर्तमान काल को, सारी घटनाओं को एक साथ पूरा एक साथ जान लेवे, उसको बोलते हैं सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष। दूसरा नाम है केवल ज्ञान। केवल्य, ऐसे केवल्य प्रकट हो जाता ना,
अरहत बन जाते हैं, अरहंत हो जाते हैं, केवल ज्ञान हो जाता है, सर्वज्ञ बन जाते हैं, उसको बोलते हैं सकल पारमार्थिक। मुक्त हो जाता है जीव, शरीर भी नहीं है, इंद्रियां भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोकालोक ज्ञान में झलकते हैं, सब कुछ कुछ बाकी नहीं रहता। ऐसी कोई चीज दुनिया की नहीं बचती जो उसके ज्ञान से अलग हो जाए, उसके ज्ञान में ना दिखे, ऐसा होता ही नहीं है। हर वस्तु ज्ञान में दिखती, कोई किधर भी छुप जाए तो भी उसके ज्ञान में दिखाई देती है। तो उसको बोलते हैं सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष। हाँ, ओमनीपोटेंट लिखा है इन्होंने ना, केवल ज्ञान, तो ऐसा ज्ञान होता है, उसको बोलते हैं सकल पारमार्थिक। ठीक है, वो तो, लेकिन यहाँ पर भी कई लोगों को ऐसा प्रश्न होता है, क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसा होता है कि इस पूरे लोक को, समस्त चीजों को, तीनों लोकों की सभी वस्तुओं को, सभी गुणों को, सभी पर्यायों को, भूतकाल को, भविष्यकाल को, अनादिकाल से अनंत काल तक की समस्त बातों को क्या कोई एक साथ जान सकता है? क्षण भर में जान सकता है कि हाँ ऐसा भी है? ऐसी मान्यता है जैन दर्शन की। है ना, उसके पीछे बहुत लंबी 1-2 घंटे की चर्चा हो सकती है, लेकिन अभी जाने दीजिए, अपनी मूल विषय पे चलते हैं अपन। ठीक है, तो वो सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष है, उसका कोई भेद नहीं है, वो अपने आप में एकदम सर्वोपरि सत्ता है, एकदम लास्ट एंड फाइनल है, इसलिए उसका कोई भेद होता ही नहीं है। अब इसके नीचे भी 2 ज्ञान ऐसे हैं जो सीधे आत्मा से तो होते हैं, लेकिन उनकी एक लिमिट है, वो समस्त वस्तुओं को नहीं जानते, कुछ वस्तुओं को जानते हैं, लेकिन सीधे आत्मा से होते हैं, इंद्रियों की जरूरत नहीं है, इसलिए उनको प्रत्यक्ष में काउंट किया। सीधे आत्मा से होने के कारण प्रत्यक्ष में काउंट किया, लेकिन विकल इसलिए बोल दिया कि वो सभी को नहीं जानते, कुछ वस्तुओं को जानते हैं। ऐसे 2 ज्ञान हैं, जिनमें से एक है अवधि ज्ञान और दूसरा है मनोपर्यय ज्ञान। ठीक है, ये भी प्रत्यक्ष हैं, लेकिन इनमें कुछ लिमिटेड वस्तुएं जानने में आती है, सब चीजें जानने में नहीं आती है। ठीक है, जैसे पहला है अवधि ज्ञान। कठिन तो नहीं हो रहा है विषय? बहुत उलझ तो नहीं जा रहे हैं आप? उलझ, ये थोड़ा सा है ही ऐसे, बहुत बौद्धिक वाला विषय है एकदम, है न्याय शास्त्र है ना, थोड़ा सा जटिल तो लगता है। थोड़ा सा कोशिश करिए, और ये जो कुछ भी टेबल मेरे बनाई है ये आपको भेज दूंगा मैं, और एक पुस्तक मेरे पास है, PDF मिल जाएगी जहाँ तक है, न्याय मंदिर है, उसमें भी आपको सरल तरीके से जैन दर्शन में प्रमाण का स्वरूप क्या है वो आपको प्रश्नोत्तर शैली में ही बना बनाया मिल जाएगा मैटर, तो मैटर मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। देखिए, अभी क्या बता रहे थे? अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान की क्या विशेषता है कि अवधि ज्ञान द्रव्य, 4 बातें बोलूंगा मैं, 4 शब्द बोलूंगा, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। फिर से बोल रहा हूं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चारों की मर्यादा से, इसमें मर्यादा है, लिमिटेशन है, लेकिन ये कितनी लिमिटेशन है? 4 लिमिटेशन है। इन 4 की लिमिटेशन पूर्वक जो ज्ञान होता है, और वो ज्ञान भी सिर्फ मूर्तिक पदार्थ का, पदार्थ भी 2 प्रकार के हैं, कुछ मूर्तिक पदार्थ हैं, कुछ अमूर्तिक पदार्थ हैं। जैसे हमारी आत्मा कैसी है? मूर्तिक है क्या मूर्ति? अमूर्तिक है, आत्मा दिखाई नहीं देती, अमूर्तिक है ना। तो अमूर्तिक पदार्थों का ज्ञान अवधि ज्ञान नहीं कर सकता, मन पर ये भी नहीं कर सकता, इसलिए ये विकल में रखा है, इसको विकल में रखा, लिमिटेशन है ना उसमें, इसलिए। तो द्रव्य की, क्षेत्र की, काल की और भाव की, ये 4 लिमिटेशन है। समझा देता हूं भले ही। द्रव्य की लिमिटेशन है, मान लो कुछ लिमिटेड पदार्थों को ही जानेगा, सबको नहीं जानेगा। लिमिटेड में भी सिर्फ रूपी पदार्थ, मूर्तिक पदार्थ, उन्हीं को जानेगा जो एब्स्ट्रैक्ट पदार्थ हैं, उन्हीं को। जो अमूर्तिक है, जैसे आत्मा है, जैसे आकाश द्रव्य है ना, उन सबको नहीं जानता है। काल द्रव्य है, अमूर्तिक है, उसको भी नहीं जानता है। जो मूर्तिक होगा उनमें भी कुछ को ही जानेगा, सबको नहीं जानेगा। ये पहली मर्यादा द्रव्य की। दूसरी है क्षेत्र की मर्यादा। क्षेत्र की माने जैसे कितने कोष तक का, कितने योजन तक का, उतने तक ही जानेगा, उसके आगे की वस्तु को नहीं जान पाएगा। तीसरी मर्यादा है काल की, कि कितनी पुरानी बात भूतकाल में और कितनी आगे की भविष्यकाल की। कोई 2 महीना, कोई 4 महीना, कोई 2 साल, कोई 4 साल, आगे पीछे दोनों तरफ लगाना, भूतकाल भी भविष्यकाल भी।
तो आगे पीछे की भूतकाल और भविष्य काल में भी समय की सीमा के साथ में उस वस्तु को जानता है, उसके आगे पीछे का नहीं जानता। ये तीसरी मर्यादा है। चौथी मर्यादा है भाव। भाव माने वो पदार्थ कैसा है, किस चीज का बना है, कितने आकार का है, क्या डिजाइन है, क्या साइज है। जैसे किसी ने घड़े को जाना, ये एग्जाम्पल चलता है ना, घड़ा ही चलता है सबसे ज्यादा। तो किसी ने घड़े को जाना है, तो वो घड़ा मिट्टी का बना है कि सोने का बना है, और बना है तो कितने बड़ा है, किस डिजाइन का है, उस पर कोई चित्र बना है कि नहीं बना है। ये सब बातों को जानना उसको बोलते हैं भाव की लिमिटेशन, है ना। तो इस प्रकार द्रव्य की, क्षेत्र की, काल की और भाव की, ये चार मर्यादा पूर्वक किसी रूपी पदार्थ को, मूर्तिक पदार्थ को जानना, ये जो है अवधि ज्ञान का स्वरूप है। अवधि ज्ञान ऐसा होता है। समझ में आया? ये अवधि ज्ञान कैसा है? प्रत्यक्ष प्रमाण है। फिर से देख लो, समझ लीजिए। ये अवधि ज्ञान क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन प्रत्यक्ष में भी पारमार्थिक प्रत्यक्ष तो है ही, लेकिन विकल्प पारमार्थिक है, क्योंकि सबको नहीं जानता, इसमें लिमिटेशन है। दूसरा एक और ज्ञान है मनःप्रिय ज्ञान, वो भी सबको नहीं जानता, उसमें भी लिमिटेशन है, इसलिए वो भी विकल्प पारमार्थिक है। मनःप्रिय ज्ञान का अर्थ है कि किसी भी मनुष्य अथवा त्रियंश के मन में स्थित कोई ज्ञान, मतलब किसी उसके मन में कोई वस्तु है, कोई चिंतन चल रहा है, उसको जान लेना। मन में स्थित वस्तु को जानना गजब है। समझ में आई बात? किसी भी मनुष्य के मन में ऐसा चिंतन चल रहा है कि मेरा घर बन जाए। किसके बारे में सोच रहा है वो? घर के बारे में सोच रहा है, बोला नहीं है किसी के सामने, लेकिन उस के मन में जो चल रहा है घर, उस घर का ज्ञान कर ले, किसके मन में स्थित वस्तु को जान लेना, सोचो, तो उसको बोलते हैं मनःप्रिय ज्ञान। ऐसा भी एक ज्ञान है, उसका नाम है मनःप्रिय ज्ञान। जैन दर्शन में इसको प्रत्यक्ष प्रमाण में काउंट किया है। ये भी प्रत्यक्ष प्रमाण का भेद है, लेकिन इसकी भी लिमिटेशन वही चारों जो अभी बोली थी, वही चारों लिमिटेशन इसमें भी लगेगी। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, चारों के लिमिटेशन से जानता है ना। फर्क इतना है, अवधि ज्ञान तो मन में स्थित नहीं है ऐसे पदार्थों को जानता है, और मनःप्रिय ज्ञान किसी के मन में स्थित पदार्थों को जानता है। लिमिटेशन दोनों में ही है ना। और दोनों ही रूपी पदार्थों को जानते हैं, दोनों अरूपी को नहीं जानते हैं, है ना। लेकिन दोनों ही ज्ञान बिना इंद्रियों के सीधे आत्मा से जानते हैं, इसलिए प्रत्यक्ष कहलाते हैं। ठीक है। लेकिन सकल नहीं कहा, विकल कहा। विकल इसलिए कहा कि सबको नहीं जानते, कुछ पदार्थों को जानते हैं। समझ में आई बात? यहाँ तक कोई कठिन है? हाँ सर, ये मनःप्रिय में तो वो अरूपी हुआ ना, उसके मन में क्या चल रहा बहुत है? बढ़िया। अरे वाह, बड़े बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा, एकदम गजब प्रश्न पूछा, धन्यवाद। बहुत अच्छा, ध्यान से सुन रहे हैं। इसका मतलब देखो, जैन दर्शन में ऐसा माना है कि जो हमारे मानसिक विकल्प होते हैं, मन में जो चिंतन चलता है, वो चिंतन भी मूर्तिक है वो चिंतन भी एक प्रकार से मूर्तिक है। मानसिक संकल्प विकल्पों को भी मूर्तिक स्वीकार किया जैन दर्शन में। ये है खास बात देखो गजब बात। अपन को लगता है कि ये इसके मन में। मूर्तिक मतलब क्या होता है? मूर्तिक माने जो हमारे, क्या बोले, जो मूर्तिक माने जैसे पौद्गलिक, पुद्गल से बने हुए। अरे विथ फॉर्म, विथ कलर, फॉर्म, शेप, साइज। पंचमहाभूत। यस यस यस। रूपी स्पर्श, जिसमें स्पर्श हो, टच हो, रस है, टेस्ट हो, जिसमें गंध हो, स्मेल हो, है ना। ये सारी चीजें, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये चार बातें जिसमें पाई जाती है उसको रूपी कहते हैं। समझ में आई बात? जिसमें मन में जो चल रहा है उसकी तो क्षेत्र की भी लिमिटेशन नहीं हो सकती, काल की भी नहीं हो सकती, तो कुछ भी सोच सकता है आदमी कहीं भी। हाँ, सोच सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये प्रश्न भी अच्छा पूछा आपने, बहुत बढ़िया। देखो इसका उत्तर क्या है वो जो व्यक्ति है वो कहीं की भी सोच सकता है, ये बात ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति जितनी दूरी में स्थित रहेगा उसकी लिमिट है इसमें। समझ में आया? जैसे मान लीजिए मैं आपके मन में कोई बात चल रही है, उसको जान रहा हूं, सपोज एक उदाहरण के तौर पे, वैसे मैं ऐसा जानता नहीं हूँ ठीक है। जैसे मैंने आपके मन में कोई बात चल रही थी, उसको जाना, तो आप मेरे से कितनी दूरी पर हैं, कितने योजन पर हैं, वो लिमिट चाहिए आप क्या सोच रहे हैं उसकी लिमिट तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप तो कुछ भी सोच सकते हैं। ओके। आपकी दूरी मेरे से कितनी है, वो वाली लिमिटेशन चाहिए यहाँ पर, ऐसा। ठीक है सर, मन चिंतन को रूपी कैसे मानते हैं?
हाँ, ये क्या है, जो मानसिक विकल्प होते हैं ना, वो आत्मा में भले ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन ये जो है पुद्गल के सहारे से होते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी घर का चिंतन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन घर आपने जिंदगी में कहीं देखा है तभी तो चिंतन कर रहे हैं। घर नाम की कोई चीज होती है, आप जानते हो, तभी तो। जो चीज इस दुनिया में है ही नहीं, ऐसी तो कोई चीज मन में उत्पन्न होती नहीं कभी, है कि नहीं? ऐसी कोई चीज जो इस दुनिया में है ही नहीं, ऐसी चीज का कोई चिंतन कर सकता है? जो भी चिंतन करेगा, इसका मतलब वैसी चीज कभी दुनिया में देखी है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। इसलिए सर, हाँ जी, जी बताइए, कुछ प्रश्न और? नहीं कुछ, जैसे मोक्ष के बारे में चिंतन किया तो मोक्ष तो कभी देखा नहीं है। हाँ, ये बहुत अच्छा आपका भी प्रश्न है। देखो, अभी जो 4 मर्यादा बताई थी ना, उसमें एक मर्यादा बताई थी मैंने कि ये क्या बोलते हैं, मूर्तिक पदार्थ, द्रव्य क्षेत्र काल भाग, ये 4 मर्यादा बताई थी। तो पहली है द्रव्य। तो द्रव्य में भी सिर्फ मूर्तिक पदार्थ का चिंतन करेगा तो ही जान सकता है, अमूर्तिक का चिंतन करेगा तो नहीं जान सकता। जैसे मान लो कोई व्यक्ति घर का चिंतन कर रहा है तो जाना जा सकता है, लेकिन मोक्ष का चिंतन कर रहा है तो नहीं जान पाएंगे। समझ में आया? अमूर्तिक का चिंतन कर रहा है तो नहीं जान पाएगा, मन परिय ज्ञान से भी नहीं जान पाएगा, उसकी भी लिमिटेशन, ठीक है। तो इस तरह से मन परिय ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये 2 ज्ञान तो विकल्प पारमार्थिक प्रत्यक्ष है, और तीसरा केवल ज्ञान, वो सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष है। यानी कुल मिलाकर ये 3 ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप बहुत ज्यादा उलझना मत, समराइज कर लो। जितना जितना हम विस्तार करते हैं, वापस उसको समराइज कर लो आप, है। मैं उसको विस्तार कर देता हूं, आप उसको संक्षिप्त कर लीजिए। अभी संक्षिप्त कैसे कर लीजिए, देखो सबसे पहले ये याद रखो, सबसे पहले तो आप परिभाषा याद रख लेंगे। उसके बाद जैन दर्शन में प्रमाण के 2 भेद किए थे, एक प्रत्यक्ष प्रमाण, एक परोक्ष प्रमाण। यहाँ तक याद रखने में कोई तकलीफ नहीं है। फिर अभी परोक्ष की बात अपन ने शुरू ही नहीं की है, इसलिए उसकी टेंशन मत लो, अभी सिर्फ परोक्ष की बात हुई है। तो परोक्ष के भी 2 भेद हो गए, एक है विकल्प पारमार्थिक, एक सकल पारमार्थिक, ठीक है। सकल पारमार्थिक में केवल ज्ञान को रख दो, ठीक है, और विकल्प पारमार्थिक में अवधि ज्ञान और मन परिय को रख दो, ठीक है। एक मैंने खुद ही छोड़ दिया, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो तो कहने भर का प्रत्यक्ष है, वास्तव में है ही नहीं वो प्रत्यक्ष, लेकिन फिर भी कहते तो हैं ही, इसलिए उसको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष बोलते हैं, है ना। चाहो तो उसको भी साथ में बिठा लो, तो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष ऐसा भी हो जाएगा। देखो, जैसा कि ये टेबल में, ये टेबल वापस दिखा देता हूं, देखी होगी आपने अभी, ये फिर से देख लो आप। ये टेबल सामने रखो आप, एकदम क्लियर है। प्रत्यक्ष का पारमार्थिक प्रत्यक्ष ही होता है, साम व्यवहारिक तो कहने भर का है, और पारमार्थिक में भी जो सबको जाने वो सकल पारमार्थिक है, जो सबको न जाने कुछ को जाने वो विकल्प पारमार्थिक है। 2 ज्ञान ऐसे हैं जो कुछ को जानते हैं, एक ज्ञान ऐसा है जो सबको जानता है, ठीक है। तो ये जो है आपका प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ। अभी बताइए कितना समझ में आई बात? कठिन लगी क्या यहाँ तक कोई बात? पूछ सकते हैं आप, जी भर के पूछ सकते हैं, जितना मेरे को आएगा उतना मैं बताऊंगा, नहीं आएगा तो मैं भी बोल दूंगा कि नहीं आ रहा है मुझे भी, है ना। लेकिन आप पूछ सकते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। यदि आपको लगता है मेरी स्पीड ज्यादा है, आप बोल दीजिए, थोड़ा कम कर लूंगा। रिपीट करना हो तो भी मुझे बोल दीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा। सर, हाँ बताइए। सर अभी तक सब क्लियर है। क्लियर है ना? बराबर है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? देखो, ये साम व्यवहारिक भी समझा दूं क्या, कि रहने दूं इसको? नहीं, समझाइए ना सर प्लीज। हाँ ठीक है, समझ लीजिए। देखो क्या होता है कि हम आंखों से कोई चीज देखते हैं, झट से देखा और ज्ञान हो गया कि ये लैपटॉप है, ये पुस्तक है, ये चौकी है, ठीक है। तो हमें लगता है हमने एकदम प्रत्यक्ष देखा, अरे हमने प्रत्यक्ष देखा था ये लैपटॉप, ठीक है। लेकिन इस प्रत्यक्ष को सिर्फ व्यवहार में प्रत्यक्ष बोलते हैं, जैन दर्शन इसको प्रत्यक्ष नहीं मानता है ना, इसको बोलते हैं साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। और ये भी आपको लगता है कि मैंने देखा और देखते ही तुरंत ज्ञान हो गया, है ना, जैसे ही देखा वैसे ही पता लग गया ये लैपटॉप है। लेकिन जैन दर्शन कहता है कि अरे आपको लगता है कि आपको तुरंत ज्ञान हो गया, लेकिन वो 4 स्टेप में हुआ है।
और 4 स्टेप इतनी तेजी से हो गई कि आपको लगता ही नहीं कि हमके 4 स्टेप क्रॉस करके ज्ञान हुआ है। वो स्टेप इतनी जल्दी जल्दी हो गई, उसमें टाइम नहीं लगता, बहुत बहुत क्षणिक है, वो एकदम क्षण भर की है। पलक झपकते में 4 स्टेप क्रॉस हो जाती है। किसी भी वस्तु को देखा है, आपने कुछ भी देखा, आपने देखा कि उधर क्या है, बस ज्ञान हो गया। आपको लगता है ज्ञान हो गया, कहाँ है 4 स्टेप? लेकिन जो 4 स्टेप है वो ये है: अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। यानी प्रत्यक्ष जो आप इंद्रियों से देख के जो ज्ञान कर रहे हैं वो भी 4 स्टेप में हो रहा है। जैसे आपने जैसे बैठे हैं, घर में बैठे हैं आप, आपकी खिड़की के पास से कोई एकदम उड़ के गया, सफेद कलर का कोई पक्षी हो सकता है, ध्वजा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एकदम आपकी नजर नहीं पड़ी, एकदम आप किसी काम में व्यस्त थे और एकाएक आपको लगा कि इधर से कुछ गया है, कुछ गया है, बस कुछ नाम की जो आपको लगा कि कुछ है, कुछ सत्ता मात्र है, बस उसका क्लिक होने का नाम है अवग्रह। आपको सिर्फ इतना क्लिक हुआ कि यहाँ पर कुछ है, बस अवग्रह हो गया। फिर आपने ऐसे ऐसे गर्दन उठा के देखनी, जिज्ञासा, क्या है, देखता हूं क्या। तो ये जो जिज्ञासा हुई क्या, इसको बोलते हैं ईहा। ठीक है। फिर जैसे ही आपने देखा तो आपको पता चल गया कि ये पक्षी ही है, ध्वजा नहीं है। तो ये जो क्लियर ज्ञान हो गया इसको बोलेंगे अवाय। ठीक है। फिर आपसे कल पूछा जाए कि कल जब आप बैठे थे तो इधर से क्या उड़ के गया था, तो आप बोलेंगे एक पक्षी गया था सफेद कलर का। तो वो कालांतर में याद रहे, उसको बोलते धारणा। ठीक है। तो ये 4 स्टेप है। अवग्रह यानी कुछ है, इहा माने क्या है जरा जाने, अवाय मतलब यही है ये नहीं है, क्लियर हो गया। धारणा मतलब दिमाग में रहेगा कि हाँ देखा था, ऐसा। यानी कि आप जो भी प्रत्यक्ष देख रहे हैं वो भी एकाएक ज्ञान नहीं हो रहा है, उसमें भी बीच में 3-4 स्टेप क्रॉस हो रही है, लेकिन वो इतनी फास्ट हो रही है कि हमको वो स्टेप पकड़ में नहीं आती है। हमको लगता है हमने सीधा देखा और ज्ञान हो गया, ऐसा। ये स्टेप किसके पकड़ में आती है? जो ओमनी साइंटिस्ट है, केवल ज्ञानी है, उसके पकड़ में आती है ये स्टेप, हमारे पकड़ में नहीं आती है, ऐसा है। समझ में आया? ये प्रत्यक्ष प्रमाण का पोर्शन हुआ कि नहीं हुआ? अभी प्रत्यक्ष प्रमाण समझ में आया? अभी इसमें अभी आप तो देखो, आपका हिसाब का मैंने इतना बताया, चाहिए तो बहुत डिटेल हो सकती है, अवधि ज्ञान के भेद प्रभेद बहुत हैं अभी तो, ऐसे है ना। अवधि ज्ञान भी कई प्रकार का है, कैसे कैसे होता है, ये सब बहुत डिटेल है उसकी। लेकिन आप इतना जान लीजिए कि जो अवधि ज्ञान से जानते हैं, जो मन प्रिय ज्ञान से जानते हैं, जो केवल ज्ञान से जानते हैं, वे सब जानकारी आपका प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये लो, अभी समझ में आया बात? प्रत्यक्ष क्यों है? क्योंकि वहां इंद्रियों की जरूरत नहीं, प्रकाश की जरूरत नहीं, सीधे आत्मा से ही ज्ञान होगा, डायरेक्ट ज्ञान होगा। अवधि ज्ञान यहाँ से 10 कोस दूर की चीज जान ले, आंख थोड़ी जा सकती है, कान थोड़ी सुन पाएंगे वहां तक की, लेकिन फिर भी जान सकता है। आप देखो, मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। महाभारत में संजय ने दूर बैठे बैठे युद्ध का वर्णन किया था, वो कौन सा ज्ञान हो सकता है? लगता है यही अवधि ज्ञान होगा, है ना। कुछ इस तरीके का ही ज्ञान है ना, अवधि ज्ञान। जैसे कई बार टेलीपैथी बोलते हैं, ये टेलीपैथी किसी के मन, ऐसा लगता है अरे हो सकता है उसने मुझे याद किया, उसने मुझे पुकारा, कई बार ऐसा लगता है और सच में वैसा निकलता भी है। तो ये भी एक कुछ मन प्रिय जैसा ज्ञान है, लेकिन कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है। ये सिर्फ मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार का अवधि ज्ञान, मन प्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 3 ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाते हैं। टोटल ज्ञान 5 होते हैं। जैन दर्शन में 5 ज्ञान होते हैं, जिनमें से 3 ज्ञान तो प्रत्यक्ष प्रमाण में चले गए और 2 ज्ञान परोक्ष प्रमाण में चले जाएंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया? अब एक सर डाउट हो रहा है। हाँ पूछिए। ये आपने स्टेप्स बताए ना प्रत्यक्ष ज्ञान के, अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा। जी। तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान के है ना जी। इसमें लेकिन इंद्रिय का उपयोग आप बता रहे हैं कि बहुत बढ़िया हुआ, आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने क्लियर पहले ही कर दिया था कि ये कहने भर के प्रत्यक्ष हैं, वास्तव में प्रत्यक्ष नहीं है। इसलिए इनके साथ में एक शब्द जोड़ा हुआ है, ऊपर ध्यान से देखेंगे तो साम व्यवहारिक, यानी व्यवहार में प्रत्यक्ष कहे जाते हैं, पारमार्थ में प्रत्यक्ष नहीं है, ऐसा। ठीक है।
समझ में आया? तो वो जैन दर्शन के नहीं है, मतलब हम लिखेंगे तो वो जैन दर्शन में नहीं लिखना है। हाँ, जैन दर्शन के जैनाचार्यों ने भी कई बार, देखो क्या होता है कि जो ग्रंथ की बातें होती है, शास्त्रों की जो बातें होती है, उनमें जरूरी तो नहीं है कि लोक व्यवहार की बातें भी आएगी बीच में, है ना। तो लोक व्यवहार और ग्रंथ दोनों को समन्वय करके चलना पड़ता है ना। नहीं तो फिर क्या होगा कि व्यक्ति बोलेगा कुछ और समझेगा कुछ, तो कहने सुनने में अंतर आ सकता है ना। तो उस अंतर को मिटाने के लिए जैनाचार्यों ने भी शास्त्रों में भी इस प्रत्यक्ष को साम्यवहारिक प्रत्यक्ष के रूप में पुकारा है। परोक्ष को भी साम्यवहारिक प्रत्यक्ष कहकर पुकारा है। इसलिए आप लिख सकते हो, किताब में भी लिख सकते हो, एग्जाम में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लिख देना, लेकिन क्लियर कर देना वहां पर कि इस प्रत्यक्ष को वास्तव में परोक्ष होते हुए भी प्रत्यक्ष लोक व्यवहार की दृष्टि से कहा है, इसलिए इसका नाम साम्यवहारिक प्रत्यक्ष कह दिया गया है। बस ऐसा क्लियर कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब बताइए, कठिन है यहां तक कोई बात? और भी प्रश्न पूछ सकते हैं आप, जो प्रश्न है कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछ सकते हैं, बराबर समझ में आना चाहिए आपको। आगे चलें, बोलिए। अभी परोक्ष प्रमाण पर चलें। प्रत्यक्ष का जी सर। पूरा हुआ, प्रत्यक्ष प्रमाण पूरा हुआ। अब इसके बाद में ये परोक्ष प्रमाण देखिएगा, आपको एक मिनट नीचे है ये परोक्ष प्रमाण, ये टेबल देखिए आप। परोक्ष प्रमाण के 5 भेद हैं, ठीक है। पहला है स्मृति, दूसरा है प्रत्यभिज्ञान, तीसरा है तर्क, चौथा है अनुमान और 5वां है आगम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो स्मृति है, ये तो आप जानते हो मेमोरी है, कोई भी चीज, इनका क्रम है एकदम। इनका क्रम क्या है कि स्मृति पूर्वक ही प्रत्यभिज्ञान होगा। जब तक स्मृति नहीं तो प्रत्यभिज्ञान आगे होगा नहीं। तर्क कब होगा? जब उस स्मृति भी चाहिए, प्रत्यभिज्ञान भी चाहिए, तब तर्क होगा। तर्क के लिए बाकी की 2 चीजें चाहिए। तो स्टेप इनकी क्रम भी है। इसलिए ऐसा नहीं कि तर्क को पहले रख दो, स्मृति को बाद में रख दो, आगे पीछे नहीं कर सकते। इनका जो क्रम दिया है वो क्रम का कारण है कि जितने जितने आगे का ये जो है ज्ञान परोक्ष प्रमाण, उसके लिए पूर्व के जरूरी है, तभी होगा, वरना नहीं होगा। समझ में आया? जैसे अनुमान करना है किसी को, तो अनुमान के लिए स्मृति भी चाहिए, प्रत्यभिज्ञान भी चाहिए, तर्क भी चाहिए, तभी अनुमान होगा, वरना होगा नहीं। ऐसे तो इसलिए इनका जो है क्रम है ये। समझ में आया? अभी देखो, स्मृति तो आप समझते हैं, बहुत सरल है, स्मृति में कोई दिक्कत नहीं है। क्या है स्मृति? कि जो कुछ पूर्वानुभूत वस्तु है, पहले देखी हुई है, प्रत्यक्ष में, प्रत्यक्ष माने साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, ठीक है। ये परोक्ष है ना, इसलिए तो यहाँ साम व्यवहारिक ले सकते हैं आप। तो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष यानी अब कभी आंखों से देखा था, है ना, फिर बाद में उसको याद किया, वो वस्तु सामने नहीं है तो भी ऐसा होता है कि नहीं? जरूरी नहीं है वो वस्तु सामने हो, सामने नहीं है तो भी उस वस्तु का ख्याल आता है, उसका चिंतन होता है, उसकी याद आती है। तो वो है स्मृति, ठीक है। लेकिन प्रत्यभिज्ञान में क्या होता है, वो वस्तु सामने आनी चाहिए। फर्क समझना, स्मृति में पहले देखी हुई वस्तु सामने होना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रत्यभिज्ञान में पहले देखी हुई वस्तु सामने होना जरूरी है। ये अंतर है, प्रत्यभिज्ञान में सामने होना जरूरी है। आप कल किसी से मिले थे, आज वापस उसी आदमी से फिर मिले आप, तो आप झट पहचान गए, अरे ये वही है जिनसे कल मिले थे, अरे ये कल वहीं तो थे उसी सेमिनार में, हाँ मैंने देखा था इनको बराबर, ये वही है। यानी कि जो प्रत्यक्ष देखी हुई वस्तु है वो वापस दोबारा सामने प्रत्यक्ष में आए, तब जोड़ रूप जो ज्ञान होता है, यानी जिसमें प्रत्यक्ष और स्मृति ये दोनों जुड़कर सामने आती है। समझ में आया? फिर से बोल देता हूं, प्रत्यक्ष और पहले की स्मृति ये दोनों जब जुड़ जाती हैं तो ये ज्ञान होता है प्रत्यभिज्ञान, ठीक है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में वो जो शकुंतला थी, तो वो दुष्यंत के यहाँ पर जा रही थी, तो रास्ते में उसकी अंगूठी गिर गई थी, है ना, नदी में। तो अंगूठी गिर गई थी, तो वो मुनि का श्राप लगा था कि जब तक ये इनको कोई वस्तु दिखाई नहीं जाएगी, इनकी यादगार वस्तु, तब तक जानेंगे नहीं।
तो जब अंगूठी देखी राजा ने तब उनको याद आई, है ना। तो इसी तरह से सामने भी कोई चीज चाहिए, अकेले स्मृति से काम नहीं चलता, तो उसको बोलते प्रत्यभिज्ञान। ये भी एक प्रमाण है जैन दर्शन में, ये भी एक प्रमाण है, लेकिन ये परोक्ष प्रमाण है। अभी समझ में आया? देखो कई बार क्या होता है कि चीज सामने है ना, लेकिन पहले का याद ही नहीं है, तो फिर वो प्रत्यभिज्ञान नहीं होगा। पहले का भी याद आना चाहिए, सामने भी वस्तु होनी चाहिए, तो वो प्रत्यभिज्ञान होगा। जोड़ रूप ज्ञान होता है, जोड़ रूप, दो चीजें चाहिए इसमें। अब देखो नीचे, इसके नीचे मैंने कुछ शब्द लिखे थे। ये जो प्रत्यभिज्ञान है ये भी कई प्रकार का है। कई प्रकार का मतलब थोड़े थोड़े इसके क्या बोलते हैं, रूप अलग अलग हैं, प्रकार का है ये। जैसे एकत्व प्रत्यभिज्ञान, सादृश्य प्रत्यभिज्ञान, है ना। इस तरह से इसको अनेक प्रकार का प्रत्यभिज्ञान है। जैसे जिस आदमी से कल मिले थे उसी आदमी से आज मिले, तो ये एकत्व प्रत्यभिज्ञान है। ये वो आदमी दूसरा चेंज नहीं हुआ, वही आदमी है। लेकिन आज हम किसी दूसरे आदमी से मिले, कल दूसरे आदमी से मिले, लेकिन ये दोनों आदमी एक जैसे ही दिखते थे, एकदम चाल ढाल आचार विचार सब में एक जैसे ही लग रहे थे। तो हमको लगा कि ये तो वही है, लेकिन फिर बाद में समझ में आया नहीं नहीं, ये उस जैसा है, ये है तो नहीं वैसा, ये उस जैसा है। तो इसको बोलेंगे सादृश्य प्रत्यभिज्ञान। पहले वाले को बोलेंगे एकत्व प्रत्यभिज्ञान, दूसरे वाले को बोलेंगे सादृश्य प्रत्यभिज्ञान। ठीक है। अच्छा चलो, अब की बार हमको एक ऐसा आदमी दिखा जो कल जिससे मिले थे, क्या हुआ? कोई अनम्यूट है वो, मतलब म्यूट हो जाए, कहने का मतलब है शुभांगी, शुभांगी जी। तो हाँ, तो क्या है कि कल जिस आदमी से मिले थे आज दूसरे आदमी से मिले, लेकिन उनमें आपने बहुत अंतर देखा। कल वाला आदमी तो एकदम बहुत ज्यादा लंबा था, आज वाला थोड़ा सा कम, जो थोड़ी कम हाइट वाला है। ये पहले वाला बहुत मोटा था, आज वाला बहुत पतला है। तो आप उनमें तुलना कर सकते हैं कि नहीं? तो ये तुलना करने वाला प्रत्यभिज्ञान है। ठीक है। देखो इनके नाम वापस दिखाता हूं आपको नाम, ये नाम से समझ में आएगा। देखो एकत्व प्रत्यभिज्ञान का मतलब है सेम टू सेम आदमी, जो घटना सेम टू सेम मिले, है ना। जैसे आप इवनिंग वॉक पे जाते हो, रास्ते में जो बिल्डिंग आती है, जो पेड़ आते हैं, आप अरे ये तो कल भी देखा था, ये वही है, ये वही है। तो इसको बोलते हैं एकत्व प्रत्यभिज्ञान। लेकिन आज आप दूसरी तरफ घूमने गए, उधर भी पेड़ आए थे, लेकिन वही पेड़ नहीं था, उस जैसा पेड़ था। पेड़ तो उस जैसा था लेकिन वही नहीं था, तो उसको बोलेंगे सादृश्य प्रत्यभिज्ञान। ठीक है। वैलक्षण का मतलब है कि कल तो वो जो पेड़ देखा था वो नीम का था, आज था बबूल का। फर्क है भाई, है ना। तो इस तरह से विलक्षण भी हो सकता है एकदम चेंज भी हो सकता है। प्रातियोगिक माने छोटा बड़ा हो सकता है, कल देखा था उससे थोड़ा छोटा, उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा मोटा, उससे पतला, उससे लंबा, कुछ थोड़ा बहुत। तो ये जो है प्रातियोगिक भी हो सकता है। तो इस तरह से कई प्रकार हो सकते हैं, लेकिन कुल मिला के इतना डिटेल याद रहे तो ठीक है, नहीं तो इतना याद रखिए कि प्रत्यभिज्ञान है जिसमें स्मृति और प्रत्यक्ष इन दोनों का जोड़ रूप जो ज्ञान होता है वो प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। ये दूसरा परोक्ष प्रमाण हुआ 5 में से। ठीक है, समझ में आया? अभी तीसरा क्या है? तर्क। तर्क का मतलब है, तर्क की परिभाषा है व्याप्ति ज्ञानम तर्कम। सीधा एक एक शब्द की परिभाषा है, छोटी छोटी परिभाषा। व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं, हिंदी में ऐसा बोल दो। ठीक है। व्याप्ति किसे कहते हैं? तो व्याप्ति किसे कहते हैं? तो देखो, साध्य और साधन इन दोनों का अविनाभाव भाव जहां मिले उसको व्याप्ति कहते हैं। आपके लिए कठिन शब्द हो गए, लगता है ये शब्द कठिन हो गए। अविनाभाव भाव क्या है, व्याप्ति क्या है, साधन क्या है, साध्य क्या है, समझ लीजिए। देखो, साध्य मतलब जिसको सिद्ध करना होता है, साधन माने जिसके माध्यम से सिद्ध करते हैं। जैसे कोई कहे कि वहां पर अग्नि है, तो ये हो गया साध्य। सिद्ध कैसे करोगे? क्योंकि वहां पर धुआं है, तो धुएं से अग्नि सिद्ध की। समझना फिर से, धुएं से अग्नि सिद्ध की तो धुआं हो गया साधन।
और अग्नि हो गई साध्य। अग्नि को तो सिद्ध करना है इसलिए साध्य हो गई, धुएं से सिद्ध करना है इसलिए धुआं साधन हो गया। तो साधन से साध्य की सिद्धि करना, इसको बोलते हैं तर्क। नहीं वो तो अनुमान आएगा। एक मिनट, साध्य और साधन इन दोनों का जहां अविनाभाव संबंध रहे, अविनाभाव मतलब एक के बिना दूसरे का नहीं होना। थोड़ा धीरे बोलता हूं, फिर से बोलता हूं, एक के बिना दूसरे का नहीं होना उसको कहते हैं अविनाभाव। बताओ अग्नि के बिना धुआं रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो फिर अग्नि का और धुएं का क्या संबंध है? अविनाभाव संबंध है। ठीक है, इस अविनाभाव संबंध का जो ज्ञान होता है उसको कहते हैं तर्क। अभी समझ में आया कि नहीं? ऐसा सिस्टम है, एक के बिना दूसरे का नहीं होना उसे कहेंगे अविनाभाव, और इस अविनाभाव का जो ज्ञान होता है वो है तर्क। इस अविनाभाव को दूसरे शब्दों में कहें तो व्याप्ति कह सकते हैं। अविनाभाव बोलो नहीं तो व्याप्ति बोलो, एक ही बात है। व्याप्ति का ज्ञान वो तर्क है अथवा अविनाभाव का ज्ञान वो तर्क है। तर्क जरूरी है ना, और इससे सही ज्ञान होता है, गलत ज्ञान थोड़ी होता है। लेकिन व्याप्ति सही होनी चाहिए तभी ज्ञान सही होगा। व्याप्ति गलत होगी तो ज्ञान भी गलत हो सकता है ना। तो इसलिए व्याप्ति गलत नहीं है, मतलब व्याप्ति गलत हो सकती है लेकिन व्याप्ति का जो ज्ञान है यदि वो सही है तो सही ज्ञान होगा। इसलिए ये परोक्ष प्रमाण के अंदर इसको लिया है। अभी बताओ कठिन तो नहीं हुआ? कठिन हो गया लग रहा है। है थोड़ा सा टेक्निकल विषय है और बहुत समय की इसमें डिमांड है, मतलब ये इतनी जल्दी जल्दी और इतना तेजी से चलने वाला विषय है नहीं ये, बहुत है ना। आप सुनना, मैंने रिकॉर्डिंग इसीलिए करवाई थी कि भाई ये विषय एक बार सुनने पर काम नहीं चलता है, इसको आपको रिपीट करना ही पड़ेगा लग रहा है ना, क्योंकि एक ही क्लास में मुझे पूरा समझा देना है आज आपको। तो क्या समझ में आया? तर्क से कहते हैं व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं, अथवा अविनाभाव का ज्ञान होता है उसे तर्क कहते हैं। एक ही बात है। अविनाभाव समझ गए क्या होता है? साध्य के बिना साधन का नहीं होना, ये अविनाभाव है। ठीक है, अग्नि के बिना धुआं नहीं होता है ना, इसलिए हमने धुआं देख करके झट बोल दिया कि उधर अग्नि होगी जरूर। तो ये होता है तर्क। ठीक है, तो तर्क भी एक प्रमाण है, इससे भी वस्तु का ज्ञान होता है, लेकिन कैसा ज्ञान होता है? परोक्ष ज्ञान होता है। समझ में आया? अभी चौथा प्रमाण चौथा है अनुमान। अनुमान प्रमाण। ऐसे व्याप्ति भी अनेक प्रकार की है और डिटेल बहुत हो सकती है ना। जैसे कई बार क्या होता है, कोई कहे कि देखो कल संडे है, कह रहे तुमको कैसे मालूम कल संडे है? कि है कल संडे आएगा, पक्का आएगा गारंटी से। कि क्यों? कि आज सैटरडे है ना इसके लिए। तो ये भी एक व्याप्ति है, ये भी व्याप्ति है, क्योंकि सैटरडे के बाद संडे ही आएगा, ये व्याप्ति है, फिक्स है। ये तो कभी ऐसा होता नहीं कि सैटरडे के बाद मंडे आ जाएगा। तो ये सर ये अनुमान हो गया ना सर? हाँ, आज सैटरडे है तो कल संडे, तो वो अनुमान हो गया ना सर? हाँ, बहुत सही है। आएगा, ये भी आएगा। दरअसल तर्क है ना, इस तर्क के बेस से अनुमान होता है। तर्क में और अनुमान में बहुत माइनर डिफरेंस है, इसलिए आपका जो प्रश्न है जो वाजिब है, आपको लगा बिल्कुल ठीक लगा, लेकिन फर्क है थोड़ा सा। केवल व्याप्ति का ज्ञान होना वो तो तर्क है, और उस तर्क के माध्यम से फिर आप कुछ नए घोषणा कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं, तब अनुमान हो गया, है ना। जैसे आपको ये पता है कि शनिवार के बाद रविवार आता है, तो ये तो हो गया तर्क। ठीक है, लेकिन फिर आप जो है सर ये अनुमान कैसे हो गया सर? ये तो यूनिवर्सल रूल है ना, संडे के बाद मंडे ही आएगा, तो अनुमान कैसा है वो? नहीं, अनुमान इसलिए है, यूनिवर्सल रूल तो है, लेकिन रूल हमने ही तो बनाया, इसलिए रूल। मान लो हमारे देश में मान लो संडे के बाद मंडे आता है, लेकिन कोई देश ऐसा बना लेवे कि नहीं मंडे के बाद तो फिर संडे आएगा, उल्टा बना देवे, तब तो कहने का अर्थ ये यूनिवर्सल रूल है, बराबर है आपकी बात, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि ये भी एक व्याप्ति हो गई ना, रूल है इसका मतलब व्याप्ति हो गई, क्योंकि अब संडे के बाद मंडे ही आएगा, अब ऐसा रूल बन चुका है ना, ऐसा रूल बन चुका है, यानी कि संडे के बाद मंडे आएगा ही आएगा, इसमें फिक्स है एकदम, हम कुछ कर नहीं सकते, है ना।
तो इसके लिए ये व्याप्ति हो गई। जैसे धुएं के अग्नि के बिना धुआं नहीं होता, ऐसे ही संडे के बाद मंडे आएगा, ये भी फिक्स है ना। तो ये हो गया तर्क, ठीक है। अब इस तर्क के आधार पर जो ज्ञान होता है अगला, उसको बोलेंगे अनुमान ज्ञान। देखो क्या है इसके बारे में, एक अनुमान की परिभाषा, साधन से साध्य का ज्ञान होना उसे अनुमान कहते हैं। साधन से साध्य का ज्ञान होना वो अनुमान है, ठीक है। यानी कि व्याप्ति का जो ज्ञान हुआ था, तर्क जो आपको मालूम चला था, उस तर्क के आधार से होने वाला जो ज्ञान है उसको बोलेंगे अनुमान ज्ञान। ये चौथा है, ठीक है। ठीक है। अनुमान भी दो प्रकार का है, एक है स्वार्थानुमान, दूसरा है परार्थानुमान। अनुमान भी दो प्रकार का, मैंने लिखा होगा इधर, हाँ लिखा तो है, देखो आपको दिखेगा। ये अनुमान दो प्रकार का है ना। अनुमान कैसे होता है, साधन से साध्य का ज्ञान कर लेना, वो अनुमान है। वो दो प्रकार का है, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। स्वार्थानुमान का मतलब है खुद ही स्वयं ही साधन के माध्यम से साध्य को जान लेते हैं, तो स्वार्थानुमान है। खुद को पता नहीं है, कोई दूसरा बतावे कि देखो वहां धुआं है ना, कि हाँ कि बस समझ लो वहां अग्नि है। तो दूसरे के बताए जाने पर जो ज्ञान होता है, लेकिन बताए जाने पर भी कौन सा, व्याप्ति के द्वारा। दूसरा बताए लेकिन सीधा सीधा ना बताए, व्याप्ति के थ्रू बतावे। समझ में आया? ऐसा नहीं कहे कि देखो वहां अग्नि है, तब नहीं होगा। वो कहे देखो वहां धुआं है, कि हाँ है, तो इसका मतलब वहां अग्नि है, कि हाँ है, तो इसका मतलब हो गया ये परार्थानुमान। समझ में आया? सर व्याप्ति को ही तर्क कहेंगे हम? हाँ, व्याप्ति को तर्क कहेंगे, बहुत बढ़िया। व्याप्ति को तर्क कहेंगे, और व्याप्ति के आधार पर जो ज्ञान होता है, यानी तर्क के आधार पर जो ज्ञान होता है, वो अनुमान ज्ञान, ठीक है। साधन से साध्य का ज्ञान होना वो अनुमान है, ठीक है। समझ में आई बात? सरल है, ऐसी कोई ज्यादा ये कठिन नहीं है, थोड़ा थोड़ा एक दो बार सुन लेंगे ना। सर व्याप्ति से जो ज्ञान हो रहा है वही माने क्या? आपका आवाज ब्रेक हो गया, मैं सुन नहीं पाया, सॉरी। कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है लग रहा है आपके उधर। वो पूछिए, व्याप्ति से जो ज्ञान होता है वही अनुमान। हाँ, व्याप्ति का ज्ञान होना वो तो तर्क है, लेकिन व्याप्ति के आधार से फिर जो नया ज्ञान होता है वो अनुमान है। ऐसा जैसे मान लीजिए आपको ये पता है जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, तो ये हो गया तर्क। लेकिन आपने देखा कि उस पर्वत के ऊपर धुआं उठ रहा है, इसका मतलब वहां पर भी अग्नि होगी, तो ये अनुमान हो गया। ऐसा है, समझिए। यानी वो जो लॉजिक है वो भी एक प्रकार का प्रमाण है, परोक्ष प्रमाण, लेकिन वो लॉजिक जहां जहां आप यूज करके और डिसाइड करके बता देंगे कि देखो वहां पर भी ऐसा है, वहां पर भी ऐसा है, तो फिर वो अनुमान हो गया। ऐसा, ठीक है। तो लॉजिक अलग चीज है, और लॉजिक का प्रयोग करके आप बता देंगे कुछ, तो वो अलग चीज है। Sir, you will share this right with us? हाँ, ये शेयर कर दूंगा ना मैं आपको, ये शेयर कर दूंगा, और भी स्टडी मटेरियल है वो भी शेयर कर दूंगा। आप, सरल है, बहुत व्यवस्थित है, एकदम क्या बोलते हैं, प्रश्नोत्तर शैली में बना हुआ है, तो वो मैं शेयर कर दूंगा आपको। सर हिंदी में भी होगा ना? हाँ, हिंदी में ही है, मेरे पास तो हिंदी में ही मिलेगा, है ना। तो मैं तो क्या है कि संस्कृत मीडियम से पढ़ा हूँ, तो मेरे पास क्या है जो सामग्री है वो हिंदी में है फिलहाल। इंग्लिश में कोशिश करिए सर। इंग्लिश में भी कोशिश करेंगे, इंग्लिश में भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मिल जाएगा, मैं ट्राई करूंगा। लेकिन हिंदी का तो है ही मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन थैंक यू सर, थैंक यू। कोई दिक्कत नहीं है आपको जितने। सर हमारे पास जो नोट है ना, उसमें परोक्ष का मति और श्रुत ऐसा कुछ डिफरेंस अलग अलग है, आपने जो बताया। हाँ दिया है ना, बिल्कुल दिया है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, बहुत बढ़िया, वो भी बताओ। मतलब आपका जो क्लासिफिकेशन है और यहाँ का जो है वो कुछ अलग अलग आ रहा है इसमें। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ये जो मति ज्ञान, ये क्या बोलते हैं, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, ये पांचों को मिला करके उन दो में डिवाइड भी कर सकते हैं,
है ना, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान, वो भी समझा दूंगा। बहुत अच्छा आपने पूछा, बहुत बढ़िया पूछा। मैंने इसकी हिंट अभी थोड़े समय पहले दी थी आपको, जब ये प्रत्यक्ष प्रमाण बता रहा था ना, तब मैंने कहा था कि जैन दर्शन में टोटल 5 ज्ञान माने हैं, जिनमें से 3 ज्ञान तो प्रत्यक्ष में चले गए और 2 परोक्ष में चले गए। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान ये तो है परोक्ष ज्ञान, ठीक है, और जो 3 बचे अवधि मन पर ये केवल, वो प्रत्यक्ष में चले गए। प्रत्यक्ष में भी केवल ज्ञान को थोड़ा अलग महत्व मिल गया, वो सकल प्रत्यक्ष हो गया, बाकी दोनों विकल्प प्रत्यक्ष हो गए। ऐसा तो 5 ज्ञान भी हैं, वो भी बताऊंगा मैं, वो भी बता दूंगा, वो भी शायद इजी पड़ेगा आपको, है ना। तो अभी ये अनुमान हो गया, और लास्ट का एक बार वो पूरा करके फिर आपकी बात पे आता हूँ। अच्छा बताया आपने। देखो लास्ट में है आगम, ठीक है, ये 5वां प्रमाण है, परोक्ष प्रमाण का 5वां भेद है। तो आगम माने क्या, तो कहते हैं आप्त के वचन ही आगम है। आप्त कौन होते हैं, कि जो सर्वज्ञ हो, वीतरागी हो, अरहंत हो, जिसको जैन दर्शन में अरहंत बोलते हैं, है ना, अरहंत बोलते हैं, तीर्थंकर बोलते हैं। हालांकि तीर्थंकर तो सब नहीं होते, कोई कोई होते हैं, लेकिन अरहंत लेंगे तो ज्यादा ठीक है। अरहंत होते हैं, केवली होते हैं, वीतराग होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, है ना, ओमनी साइंटिस्ट होते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं, उनके जो वचन हैं वो भी एक प्रकार का प्रमाण है, क्योंकि उनके माध्यम से भी सत्य का ज्ञान होता है ना। सत्य का ज्ञान क्यों होता है, असत्य का क्यों नहीं होता। वो झूठ बोल देवे तो, आप तो मान लो झूठ बोल देवे और हमें गलत ज्ञान हो जाए तो कहते कि वो झूठ नहीं बोलते, कि क्यों नहीं बोलते, आप इतना दावे के साथ कैसे बोल सकते हो, आपकी उन पर श्रद्धा है इसलिए बोलते हो क्या है। तो वो कहते हैं नहीं, इसका लॉजिक है। झूठ बोलने के 3 कारण है, 3 कारण है झूठ बोलने के। जब भी इस दुनिया में कभी भी कोई भी झूठ बोलता है तो 3 ही कारण है, चौथा कोई कारण नहीं। और वो तीनों कारण उनके अंदर है नहीं। कि कौन कौन से 3 कारण है। पहला है राग, आपको जिससे प्रेम होगा, जो आपके मित्र होंगे, उससे हंसी मजाक में आप झूठ बोल सकते हो। कोई चीज छुपा दोगे चिढ़ाने के लिए, परेशान होगा तो आप मजाक में भी झूठ बोल सकते हैं। फिर द्वेष, दूसरा कारण द्वेष, आप जिसको नहीं चाहते, जिसको पसंद नहीं करते, जो आपका दुश्मन है, उसको तंग करना है, परेशान करना है, तो गलत रास्ता बता दोगे, भाई घूमने दो इसको, परेशान होने दो, जाने दो, है कि नहीं। तो द्वेष, इसके कारण झूठ बोल सकता है। पहला कारण राग, इसके कारण झूठ बोल सकता है। तीसरा कारण अज्ञान, मान लो हमें किसी से राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, लेकिन हमें खुद ही नहीं मालूम, और हमको गलत मालूम था, हमने गलत बता दिया, ऐसे भी हो सकता है। तो तीसरा कारण अज्ञान। तो तीनों कारण उन केवल ज्ञानी के पास नहीं है, क्योंकि उनके राग द्वेष समाप्त हो गए हैं, वो पूरी तरह से सर्वज्ञ हो गए हैं। भय के कारण भी झूठ बोलते हैं ना। हाँ, भय, वो राग द्वेष में इंक्लूड है, राग द्वेष में आ जाता है सब। भय के कारण जो झूठ होता है ना, जैसे मान लो कोई डर रहा है बच्चा कि अरे मैं झूठ बोलूंगा तो मार पड़ेगी, तो द्वेष हो गया कि नहीं, द्वेष, डर रहा है। तो इस तरह से ये जो भय है ना, ये द्वेष के अंदर इंक्लूड है। ऐसा समझ में आया। तो ये तीनों कारण इसमें और भी आ जाएंगे। शोक के कारण भी झूठ बोलता है, हास्य के कारण भी झूठ बोलता है, भय के कारण भी झूठ बोलता है, ऐसे बहुत सारे कारण आए, रति के कारण भी झूठ बोलता है, ऐसे। तो वो सारे कारणों को अपन राग और द्वेष में डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए 3 बताए, कैटेगरी 3, ठीक है। तो ये समझ में आया। आपके वचन आगम है। आगम शास्त्र रूप में भी हो सकते हैं, वचन रूप में हो सकते हैं, मौखिक हो सकते हैं, लिखित हो सकते हैं, है ना, इन राइटिंग भी हो सकते हैं, जैसे ग्रंथ के रूप में। अभी ग्रंथ तो अभी लिखे गए कुछ समय पहले, 2-3 हजार साल पहले से, लेकिन उसके पहले जैन दर्शन बोलता है, उसके भी बहुत पहले, जब लेखन का आविष्कार नहीं था, तब भी ये वचन श्रुत परंपरा से चलते थे, सुन करके चलते थे। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सुनाती थी, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को सुनाती थी, फिर वहां से वो तीसरी जनरेशन, चौथी जनरेशन। तो ये जो है सुन करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलते जाते थे, इसको बोलते श्रुत परंपरा। तो ये जो है आप्त वचन, ये भी जो है एक प्रकार का 5वां प्रमाण है, परोक्ष प्रमाण है। जैन दर्शन में इसको प्रमाण माना है, क्योंकि ग्रंथ में जो लिखा है उसको ही सही नहीं मानेंगे, फिर वो ग्रंथ किस काम का, खेल ही खत्म हो गया फिर तो, है ना। इसलिए ग्रंथों को भी प्रमाण माना है, इसको बोलते हैं आगम प्रमाण, ठीक है। अब ये जो टेबल में, हाँ पूछिए। पहले के दर्शनों में हमने पढ़ा है ना, तो इसे
शब्द शब्द प्रमाण, हाँ कम हाँ, वचन एक ही नाम से जाना एक ही नाम, हाँ हाँ हाँ, बोल सकते हैं, शब्द प्रमाण भी बोल सकते हैं, चलेगा, वो भी चलेगा। लेकिन आगम बोलेंगे तो थोड़ा ज्यादा ठीक लगता है, क्योंकि शब्द में तो क्या है, कोई भी शब्द हो सकता है, इसलिए आगम शब्द बोलते हैं उसको, है ना। अभी देखो, अभी आप में से एक जो प्रश्न मेरे को पूछा था कि मति ज्ञान श्रुति ज्ञान वाला, तो अब उसकी दृष्टि से भी बता देता हूँ आपको, क्योंकि अलग अलग पुस्तकों में आप देखोगे तो वहां पर कोई दूसरा दिखेगा, तो फिर आपको लगेगा सर ने तो ये पढ़ाया था, यहाँ किताब में तो ये लिखा है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको वो उस दृष्टि से भी बता देता हूँ। आप ये सब चीज को एक तरफ से अलग रख दो, एकदम संक्षेप में फिर से एकदम समराइज करके समझ लीजिए कि टोटल 5 प्रकार के ज्ञान है, टोटल 5 प्रकार के ज्ञान है जैन दर्शन में। उनमें से 2 ज्ञान है मति ज्ञान श्रुति ज्ञान, जो कि इंद्रियां और मन के माध्यम से होते हैं। किससे होते हैं? इंद्रियों से और मन से होते हैं, इसलिए वे दोनों ज्ञान परोक्ष ज्ञान में चलेंगे। ठीक, उनका स्वरूप क्या है वो बता दूंगा अभी। और बाकी के जो 3 ज्ञान बचे वो इंद्रिय और मन से नहीं होते, वो सीधे आत्मा से होते हैं, इसलिए वो 3 ज्ञान परोक्ष प्रमाण है। उन परोक्ष में भी 2 भेद कर दिए, क्योंकि एक ज्ञान केवल ज्ञान तो सबको जान लेता है, इसलिए सकल प्रत्यक्ष है, और बाकी के 2 ज्ञान सबको नहीं जानते, कुछ को जानते, इसलिए वो विकल प्रत्यक्ष। ठीक है, वो 3 तो मैं आपको बता चुका। अब ये जो 2 बच्चे मति ज्ञान श्रुति ज्ञान, इनकी थोड़ी चर्चा करता हूं। समझ में आ रही बात यहां तक? देखो, मति ज्ञान क्या है, उसकी परिभाषा है इंद्रिय और मन से होने वाला ज्ञान मति ज्ञान। सीधी सीधी परिभाषा, इंद्रिय और मन से होने वाला जो ज्ञान वो मति ज्ञान है। जैसे हम इंद्रियों से आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से चखते हैं, शरीर से स्पर्श करते हैं, तो स्पर्श के द्वारा, चख करके रस के द्वारा, गंध के द्वारा, है ना, ये जो भी ज्ञान होता है, मन से भी जो ज्ञान होता है, ये सब ज्ञान जो है मति ज्ञान कहलाता है। हमारा सबका ज्ञान कैसा है? मति ज्ञान है, हम सब मति ज्ञान से जानते हैं, है ना। मति ज्ञान को हम लोक व्यवहार में प्रत्यक्ष ही बोलते हैं। अरे मैंने तो प्रत्यक्ष देखा था, मैंने तो प्रत्यक्ष सुना था, अरे मैंने अपने इन्हीं कानों पे सुना है ना, प्रत्यक्ष बोलते हैं। लेकिन जैन दर्शन कहता है प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष है। लेकिन फिर भी आप इसको प्रत्यक्ष बोलते हो तो कोई बात नहीं है, हमको दिक्कत नहीं है, हम इसमें एक शब्द जोड़ देते हैं, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। ठीक है, अब तो खुश कि हाँ खुश, ठीक है ठीक है ना, कहने को प्रत्यक्ष हो गया, समझ में आया? तो ये मति ज्ञान। अब ये जो बताया था ना मैंने, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, ये सब क्या है? मति ज्ञान में आ जाएगा, है ना। मति ज्ञान के भेद हुए ये, है ना। और श्रुति ज्ञान क्या है कि मति ज्ञान के माध्यम से ही और अधिक ज्ञान होना, मति ज्ञान के आधार से दूसरा ज्ञान, वो श्रुति ज्ञान। यानी श्रुति ज्ञान में भी मति ज्ञान बेस बनता है, यानी मति ज्ञान के आधार से श्रुति ज्ञान होता है। ठीक है, अब मति ज्ञान कैसे हुआ था? इंद्रिय और मन से हुआ था, इसका मतलब श्रुति ज्ञान भी इंद्रिय और मन से ही होगा। ठीक है, तो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, ये दोनों ज्ञान इंद्रियों और मन के द्वारा होते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि इन दोनों ही एकदम सेम ही है लगभग, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या रहा और 2 अलग अलग क्यों बनाए, ऐसा भी आपको लग सकता है। ठीक है, तो उसका कारण देखो, जैसे आपने अल्फाबेट सीखा है, का खा गा ऐसा सीखा सब स्कूल में, वो समझो एक प्रकार से मति ज्ञान हुआ। फिर आपने वो शब्दों को जोड़ करके जैसे कुछ शब्द बन गए, शब्दों को पढ़ करके कुछ नया सीख लिया है, तो वो हो गया श्रुति ज्ञान, है ना। इशारे को देखते हैं तो मति ज्ञान हुआ, और इशारे जिसकी तरफ करके और हमको नया कुछ सीखने को मिला वो श्रुति ज्ञान हो गया। जैसे एक बच्चा रो रहा, तो बच्चा रो रहा तो उसकी माँ ने उसको उंगली से चंद्रमा दिखा, देखो चंद्रमा, ऊपर आकाश में चंद्रमा है। ठीक है, तो बच्चे ने उंगली को देखा, समझो कि वो मति ज्ञान हुआ। फिर उसके बाद उंगली को देख करके फिर उसने चंद्रमा देखा, और फिर उसको तो कुछ अलग ही समझ में आया, तो श्रुति ज्ञान हो गया। यानी मति ज्ञान से ही और अधिक ज्ञान हो जाना वो श्रुति ज्ञान है ना। वैसे श्रुति ज्ञान की और भी कई परिभाषा है, और भी 2-3 परिभाषा है। श्रुत माने सुनना, सुन करके जो ज्ञान होता है वो भी श्रुति ज्ञान है। तो इस तरह से मति ज्ञान
और श्रुत ज्ञान, ये दोनों ही ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि ये दोनों इंद्रियों और मन से होते हैं। ठीक है, और इन्हीं को ये जो स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये सब भी इंद्रिय मन से ही होते हैं। ठीक है, चाहे तो वो 2 ज्ञान के रूप में इनको बता दो, चाहे तो ये 5 के रूप में बता दो, ये जो है परोक्ष प्रमाण ही कहलाते हैं। ठीक है, अभी बताइए कितना समझ में आया? कितना समझ में आया? काफी कुछ है बात है। सर श्रुत ज्ञान एक बार और बता सकते हैं? हाँ, एक बार और देखिए। मति ज्ञान के आधार से होने वाला विशेष ज्ञान वो श्रुत ज्ञान, ये परिभाषा है ना। मति ज्ञान पूर्वक विशेष ज्ञान जो होता है उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। यानी कि इंद्रिय मन तो उसमें निमित्त बनेंगे ही बनेंगे। आपको मति ज्ञान से कोई 2-4 बातें किसी ने बता दी, उन्हीं बातों के आधार से और निष्कर्ष निकाल के आपने कुछ नया और सीख लिया है, तो वो जो है श्रुत ज्ञान है ना। अल्फाबेट सीख लिए, समझो मति ज्ञान हुआ। किताबें पढ़ करके बहुत सारा ज्ञान सीख लिया आपने, तो श्रुत ज्ञान है। ऐसा समझ में आया? जैसे तोता होता है, उसको राम राम बोलना सिखा देते हैं, तो कई जानवर भी सीख जाते हैं। सर्कस का शेर भी कूदना सीख जाता है, आग के गोले से कैसे कूदना है। हाथी जो है किस प्रकार एक ही पैर पर खड़ा हो जाता है। तो ये पशु पक्षियों को जो ट्रेनिंग मिलती है, तो वो ट्रेनिंग है ना, वो ट्रेनिंग एक प्रकार से श्रुत ज्ञान हो गया उनका। समझ में आया? यानी कि मति ज्ञान के आधार से ही श्रुत ज्ञान होता है, वो भी इंद्रिय मन से होता है। अब जैसे स्मृति है, ये क्या है? मन से हुआ। ठीक है, ये प्रत्यविज्ञान क्या हुआ कि इसमें स्मृति भी है और सामने भी है। आंखें देख रही है और मन पहले का याद कर रहा है, तो ये भी प्रत्यविज्ञान इंद्रिय मन से, आंख और मन दोनों लगे इसमें। तर्क, इसमें भी मानसिक पता है रूल कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, ऐसा। अनुमान, अब उसमें तर्क का यूज किया तो वो अनुमान हो गया। आगम शब्द है, वो भी शब्द पढ़ करके ज्ञान किया, शब्द सुन करके किया नहीं, तो पढ़कर अथवा सुनकर एक ही बात है। सुनेंगे तो कान से और पढ़ेंगे तो आंख से, यानी इंद्रियां भी कुल मिला के। तो इस तरह से श्रुत ज्ञान और मति ज्ञान ये दोनों परोक्ष प्रमाण कहलाते हैं। ठीक है, अब ये टेबल फिर से बना के दिखाऊं क्या आपको? देखो बनने के लिए समय लगता है, मैं ट्राई कर सकता हूँ, बनेगा तो 1 मिनट। ठीक है सर, उसमें डिटेल में दिया है सर। दिया है ना, आपकी पुस्तक में दिया होगा। हाँ, अंदर दिया है नोट्स में। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं? प्रत्यभिज्ञान के अंदर जो लास्ट आता है ना, प्रतियोगिक, उसके बारे में बता सकते हो? लास्ट वाला प्रतियोगिक। हाँ, लास्ट वाला। हाँ, बता देता हूँ। 1 मिनट, मुझे लग रहा है ये मेरा नेट ठीक चल रहा है ना, आवाज आ रही है ना मेरी बराबर? ठीक है। देखो, प्रातियोगिक का मतलब है कि जो वस्तु हमने पहले देखी थी, ठीक है, और आज हमने कोई दूसरी वस्तु देखी है, ठीक है, लेकिन उन दोनों वस्तुओं में बहुत डिफरेंस है। या तो पहले वाली मोटी थी और वाली पतली, या पहले वाली लंबी थी अभी वाली छोटी है। तो इस की तुलना करना, प्रातियोगिक माने तुलना करना। तो ऐसी तुलनात्मक रूप से आपने उनमें बहुत बड़ा अंतर देखा है, तो वो अंतर सहित सामने की वस्तु को पहले की वस्तु से मैच करना, पूर्व में देखी हुई वस्तु को वर्तमान की वस्तु से। अभी समझ में आया कि नहीं? जैसे मान लीजिए आपने एक रास्ते में देखा कि गाय जा रही है, सफेद रंग की गाय, फिर दूसरे दिन आप गए तो अब भी गाय दिखी, लेकिन वो लाल कलर की थी। तो अब आप बोलेंगे, अरे कल भी इसी जगह पर हमको एक गाय दिखी थी, लेकिन वो सफेद रंग की थी, आज जो गाय दिखी है वो लाल कलर की है। तो ये हो गया आपका प्रातियोगिक प्रत्यविज्ञान। समझ में आया? देखो मैं आपको और भी एक, देखो लिखे होंगे मेरे पास एग्जाम्पल प्रत्यविज्ञान का, ढूंढता हूँ, देखो बता देता हूँ। लिखे तो हैं, काफी एग्जाम्पल हैं इसके। प्रत्यविज्ञान, वेशादृश, हाँ यही है, ये उससे पास में है, ये उससे दूर है,
ये उससे पतला है, ये उससे मोटा है, ये उससे मीठा है। जैसे मान लीजिए जैसे आपने एक दिन गाय का दूध पिया, ठीक है, आपको गाय के दूध का एक गिलास भर के दिया, आपने पिया। दूसरे दिन आपको भैंस का दूध दिया, फिर आप कहोगे अरे ये कल के दूध से ज्यादा गाढ़ा है। तो ये हो गया आपका प्रातियोगिक प्रत्यभिज्ञान। समझ में आया? आपने एक पेड़ देखा है ना, नीम का, जी दूसरे सर, दिन भी समझा एक पेड़ समझा। देखा, वो भी नीम का ही था, लेकिन वो इससे थोड़ा ज्यादा ऊंचा पेड़ था। तो आपको समझ में आया? तो आप कहोगे कल बड़ा है। तो ये हो गया प्रातियोगिक प्रत्यभिज्ञान। इस तरह से ज्ञान होता है। ठीक है। विलक्षण प्रत्यभिज्ञान क्या है कि थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे मान लीजिए आपने एक दिन गाय देखी रास्ते में, फिर दूसरे दिन गाय नहीं देखी, भैंस देखी, तो आपको लग तो वैसी ही रही है लेकिन ये तो कुछ अलग है, हैं? लग तो वैसी रही लेकिन ये अलग है, ये अलग है थोड़ा, कि हाँ हाँ अलग है ना, पहले गाय थी अब ये भैंस। तो इस तरह से ये अलग डिफरेंट ज्ञान कर लेना है ना। जैसे मान लो एक पेड़ देखा, आम का पेड़ था, फिर दूसरे दिन देखा बबूल का पेड़, अरे पेड़ तो वो भी था, पेड़ तो ये भी था, लेकिन ये अलग है, कुछ डिफरेंट है भाई, है ना। तो ऐसा जो ज्ञान होता है उसको बोलते हैं विलक्षण प्रत्यभिज्ञान। समझ में आया? तो इस तरह से ये जो है आपको परोक्ष प्रमाण समझ में आए, ना? तो देखो, हाँ कुछ पूछ रहे हैं? हाँ सर, फिर से पूछूं? हाँ सर, पूछिए फिर से। दिया ना 5 का मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के साथ कंपैरिजन, ये स्मृति ज्ञान, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, वो फिर से एक बार जरा बता देंगे? देखो इसमें स्मृति में तो आपको मन से हो नहीं है स्मृति, जो पहले देखा उसको याद करना है। और प्रत्यभिज्ञान में मन तो काम करेगा ही और आंखें भी काम करेगी, क्योंकि सामने वस्तु है उसको देखना है। ठीक है, तो आंखें और मन दोनों हो गया। ठीक है। और तर्क में आपको जो रूल है, यूनिवर्सल ट्रुथ के रूल हैं, व्याप्ति है, उसका ज्ञान पहले से है, यानी मानसिक योग्यता भी जरूरी है। ठीक है। और इधर अनुमान में वो मानसिक योग्यता भी जरूरी है और सामने वस्तु का होना भी जरूरी है। जैसे धुआं को देखा, और जैसे आगम में भी या तो कान से सुनेंगे या आंख से देखेंगे। तो इंद्रियां और मन, इन सब का प्रयोग इन पांचों में होता ही होता है। स्मृति में भी होता है, प्रत्यभिज्ञान में भी होता है, तर्क में भी होता है, आगम में भी होता है, अनुमान में भी होता है ना। तो इस प्रकार से ये पूरे पांचों ही, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, ये पांचों ही जो है इस मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान के अंतर्गत समाहित हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है। अभी समझ में आया कि नहीं? सर समझ में आया? बहुत मस्त समझ में आया, सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया। कठिन जरूर हुआ होगा। इसमें अभी और भी बहुत चर्चाएं हो सकती है, बहुत है अभी। जैसे प्रमाण का फल क्या है, प्रमाण का प्रामाण्य क्या है, ऐसी और भी चर्चा हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत जटिल हो जाएगा एक ही दिन में इतना सब। और मैं समझता हूँ मुख्य बिंदु तो लगभग आ गए। फिर भी एक लास्ट में प्रमाण का फल और बोल देता हूँ। ठीक है। प्रमाण का फल है अज्ञान की निवृत्ति। सबसे मेन फल है अज्ञान की निवृत्ति। आपने जाना, सही ज्ञान हो गया, गलत जो अज्ञान था हो गया। इससे बड़ा और क्या फल चाहिए? अज्ञान की निवृत्ति, ये पहला फल है। दूसरा है हान, तीसरा उपादान, और चौथा है उपेक्षा। ये 4 फल है। लिख देता हूं, या तो लिख देता हूं, आपको लिख करके समझा देता हूं। देखो यहाँ पर फॉन्ट बड़ी कर लेता हूं, ये फॉन्ट बड़ी कर लेता हूं। पहला फल है, यहाँ चला गया ऊपर, नीचे लिखता हूं वापस। पहला है अज्ञान। क्या हुआ, ये हिंदी फॉन्ट में थोड़ा रहता ही है प्रॉब्लम। लेता हूं फॉन्ट,
लिखने में आ रहा है ये यहाँ पर, ये देखो, ये अज्ञान, अज्ञान की निवृत्ति, अज्ञान की निवृत्ति, ये पहला छोटा कर देता हूं, ठीक है। अज्ञान की निवृत्ति, फिर हान, हिंदी फॉन्ट में रहता है ये प्रॉब्लम, हान, फिर उपादान, फिर उपेक्षा, ये 4 फल हैं। 4 दिख रहे हैं आपको? अज्ञान की निवृत्ति, इन 4 में से ये जो पहला है इसको तो बोलते प्रत्यक्ष फल है, ये प्रमाण का प्रत्यक्ष फल है, और बाकी की ये जो 3 हैं ये परोक्ष फल है। जो प्रमाण है उस प्रमाण के 2 प्रकार के फल हैं, पहला है प्रत्यक्ष फल, दूसरा परोक्ष फल। तो प्रत्यक्ष फल में तो अज्ञान की निवृत्ति, जैसे आपने जाना तुरंत अज्ञान दूर हो गया, ये आपका जो है प्रत्यक्ष फल हो गया, ठीक है। और हान मतलब हो गया कि जो बुराई की चीजें हैं उससे आप बच जाएंगे, छोड़ देंगे उसको, क्योंकि अब ज्ञान हो गया ना कि अरे ये मेरे लिए हानिकारक है, तो हानिकारक चीजों से बच जाएंगे, अकरणीय कार्यों को छोड़ देंगे, इसका मतलब हान, ठीक। और करणीय कार्यों को करने लगेंगे, ग्रहण करने योग्य चीजों को ग्रहण कर लेंगे, इसका मतलब हो गया उपादान, ठीक है। और जो चीजें न तो ग्रहण करने योग्य न छोड़ने योग्य, उसके प्रति तटस्थ हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे एकदम, इसका नाम है उपेक्षा, ठीक है। तो ग्रहण करने योग को ग्रहण करना उपादान, छोड़ने योग को छोड़ना वो हान, और जिसको न ग्रहण करना है न छोड़ना है, सिर्फ तटस्थ रहना है, उसका नाम है उपेक्षा। तो अब आपको जब ज्ञान हो गया किसी भी चीज का, तो जैसे ज्ञान हुआ प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होगी तुरंत, ठीक है। इसके आगे फिर आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो करेंगे तो फिर आपको परोक्ष फल मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रमाण का फल भी हो गया आपका। संक्षिप्त में बताइए, इतना समझ में आया? ठीक है ना। अभी कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए। हाँ सर, हान, उपादान, उपेक्षा को फिर से समझा देंगे क्या सर? हाँ, हान मतलब होता है छोड़ने योग्य को छोड़ना, त्याग करने योग्य को त्याग देना, जिससे दूर होना चाहिए उससे दूर हो जाना, बुराइयों को छोड़ देना। जैसे ही पता लगा कि अरे मेरे घर में आस्तीन में सांप है, तो झट से क्या करेंगे, दूर हो जाएंगे, है ना। देखा कोई मान लो धूम्रपान करता है, उसको पता लगा प्रमाण के द्वारा कि ये धूम्रपान ठीक नहीं है, तो अब क्या करना, छोड़ देना है, ठीक है। तो जो छोड़ने योग्य चीज है उसको छोड़ देना हान है। उपादान मतलब ग्रहण करने योग्य को ग्रहण कर लेना। देखो फिर से समझो, प्रमाण का मतलब क्या, यथार्थ ज्ञान। प्रमाण माने यथार्थ ज्ञान। तो यथार्थ ज्ञान जब हो जाएगा तो सही गलत का ज्ञान हो जाएगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसका ज्ञान हो जाएगा, क्या छोड़ना चाहिए क्या ग्रहण करना चाहिए वो ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। तो जब ज्ञान हो गया और जब छोड़ने वाली चीज को नहीं छोड़ोगे तो फिर किस काम का, पता है कि ये चीज तो छोड़ देनी चाहिए फिर भी नहीं छोड़ रहे हो, तो फिर किस काम का, उसका फल ही नहीं मिला। प्रमाण तो हुआ लेकिन फल नहीं मिला। तो फल कब मिलेगा कि जब छोड़ने योग्य चीज को छोड़ दोगे, तो इसका मतलब हान। ग्रहण करने योग्य चीज को ग्रहण कर लोगे, है, तो वो हो जाएगा उपादान। फिर उपेक्षा मतलब तटस्थ हो जाना। कुछ चीजें ऐसी है दुनिया में जिनको न ग्रहण करना है न छोड़ना है, तटस्थ हो जाना, है ना। ये जीव द्रव्य है, ये आकाश द्रव्य है, ये काल द्रव्य है, क्या करना, उसको ना तो ग्रहण करना है ना छोड़ना है, सब जान लेना, खत्म। तो वो है तटस्थ होना, उपेक्षा। अभी समझ में आया कि नहीं? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, नहीं आया? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। देखो लिख दूं क्या? हाँ थैंक यू। देखो हान का मतलब त्यागना, ठीक है। उपादान का मतलब है ग्रहण करना, ठीक है। और उपेक्षा का मतलब है तटस्थ रहना। बोलिए, बराबर समझ में आया? यस सर, यस सर, थैंक यू सर। हाँ बताइए। उपेक्षा, कुछ पूछ रहे हैं आप? हाँ, काल की उपेक्षा। उपेक्षा नहीं, काल मतलब, काल तो मैंने एग्जाम्पल दिया है। ऐसे दुनिया में बहुत सारे पदार्थ हैं
जिनको ना तो आपको ग्रहण करना है और ना ही छोड़ना है, सिर्फ जान लेना है, बस खत्म। उसके प्रति न्यूट्रल रहना है, ना उनके प्रति राग करना है, ना उनके प्रति द्वेष करना है, ना वो हमारे हैं ना हम उनके हैं। ऐसा जान करके उनके प्रति न्यूट्रल रहना एकदम, है ना, उपेक्षा भाव, ऐसा उदासीन भाव, ऐसा भी बोल सकते हैं। अभी समझ में आई? हाँ, पर सर उसका एक एग्जांपल काल था कि जिसके प्रति हमें न्यूट्रल रहना है। कोई और एग्जांपल है क्या? और है ना, और बहुत हैं, बहुत एग्जाम्पल हैं। देखो, काल द्रव्य हैं, आकाश द्रव्य हैं, धर्म द्रव्य हैं, अधर्म द्रव्य हैं। आप ये धर्म अधर्म का मतलब वो मत समझ लेना, वो पाप पुण्य वाला। धर्म अधर्म द्रव्य मतलब जैन दर्शन में एक ऐसा भी द्रव्य है जिसका नाम धर्म है, लेकिन वो हमको गति करने में सहायता प्रदान करता है। एक अधर्म द्रव्य है जो स्थिति रुकने में सहायता प्रदान करता है। ऐसा भी एक द्रव्य है, दिखता नहीं है, मूर्तिक है वो, ठीक है, लेकिन है हमारे चारों तरफ। इसीलिए हम मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं, हाथ हिलाते हैं, बोलते हैं, पंखा चलता है। यदि धर्म द्रव्य नहीं हो तो पंखा ना चले, है, गाड़ी में ब्रेक लगाओ तो गाड़ी रुक जाती है। क्यों? अधर्म द्रव्य है इसलिए। यदि अधर्म द्रव्य नहीं हो तो गाड़ी ना रोके, है ना। ऐसा एक द्रव्य अमूर्तिक है। तो ऐसे द्रव्यों को क्या करना? कुछ नहीं करना, न तो ग्रहण करना है, न त्यागना है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में, है ना। जैसे कॉस्मोस है हमारा, ये जो लोक है ना, लोक में जैसे कहाँ ऊर्ध्व लोक है, मध्य लोक है, अधोलोक है, 3 लोक हैं, बीच में सुमेरु है, जम्बू द्वीप है। अब इन सबको जान के करना क्या है? कुछ ग्रहण भी नहीं करना, कुछ छोड़ना भी नहीं है, सिर्फ जान लेना है बस, है ना। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिनको सिर्फ जानना है, केवल अज्ञान की निवृत्ति होनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब बताइए और कुछ, कितना समझ में आया? कुछ फायदा हुआ पढ़ने का, मेरा बताने का कुछ? बहुत बढ़िया था सर। हाँ, काफी फायदा हुआ। यस सर, बहुत बढ़िया सर। कठिन तो नहीं लगा आप लोगों को? नहीं सर, इट वाज कुछ कठिन- वंडरफुल सेशन। सही, बहुत बढ़िया था सर। अच्छा, बहुत इजी करके बताया सर, थैंक यू। हाँ धन्यवाद सर, 2 घंटे में आपने बहुत Thank you, बड़ा sir. नॉलेज दिया सर, थैंक यू। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच फिर भी- सर। सर एक रिक्वेस्ट है, ये Thank you. रिकॉर्डिंग शेयर करना सर। हाँ, शेयर करता हूँ। थैंक यू सभी को।